संतोष भैया, अभी मेरे ख्याल से काफ़ी परिजन आ गए हैं, अपने एडिटिंग टीम में से भी, रिकॉर्डिंग टीम में से भी और अच्छा, जी, जी। ऑडिटिंग टीम में से भी और जी, जी, अलग-अलग जी। जो टीम्स है ना? तो जी, आप जी। जब चाहें फिर अपन लोग स्टार्ट कर सकते हैं भैया। ठीक, ठीक। बिल्कुल, तो स्टार्टिंग ये कर लिया जाए। तो आपका कहते हैं जो राहुल जी दिख रहे हैं आपको, ये अपने आरजे रहे हैं और बहुत ही प्रोफेशनल वॉइस ओवर करते हैं। अपने वसीयत विरासत जो आप किताब आप लोगों ने सुनी होगी, यूट्यूब पे भी है और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे है वो। तो आपने ही वसीयत विरासत पूरी किताब की है और भी कई किताबों में आपका रोल चल रहा है, जो बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही सराहनीय है। और गायत्री परिवार में बेचारे सेवा भाव से ही पूरा कार्य में लगे रहते हैं हमारे राहुल जी। आप प्रयागराज में इस समय रहते हैं, तो अ, तो ये अब इसको संक्षिप्त में ही करते हुए अभी सुरेश जी भी लाइन में हैं। जी। सुरेश जी, जी, जी भैया। आपके पास सैंपल के तौर पे कुछ भैया का हो, तो सुनाया जाए या तो लाइव ही राहुल भैया हैं ही लाइव, तो लाइव ही कहते हैं थोड़ा-सा वो करके आगे की अपनी कनेक्टिविटी करें आप लोग। और इसमें आलोक भैया, आप लोगों के इसमें जी भैया। आलोक भैया जी भैया, जी भैया। हाँ, तो आलोक भैया ये राहुल भैया, ये जी। आलोक भैया हैं जो अपने किताबें जितनी भी हैं लगभग 400, साढ़े 400, 500 किताबें आपने रिकॉर्ड की हैं अलग-अलग उसमें अपने जितने भी गायत्री परिवार की 3200 किताबों में से आपका जी, कार्य जी। चल रहा है। तो बहुत जी। अच्छा टीम टीम आपने डेवलप की है और पूरा बहुत अच्छा इसमें एक तरह से गायत्री परिवार के लिए बहुत बड़ा अनुदान वरदान आपने वो किया है। इसी किताबों के माध्यम से अपना जो अभियान चल रहा है, तो जी। गुरुदेव के साहित्य को जन-जन तक पहुँचाने के ऑडियो के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जी। इसमें यही है कि इसको और थोड़ा-सा हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, जिसमें जी। मतलब क्वालिटी भी हमारी सुधरे, ऑडियो क्वालिटी भी सुधरे और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी सुरेश जी और आपकी टीम उनको थोड़ा-सा प्रशिक्षण दे रही है। जी। तो इसको और आने वाले भविष्य में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से थोड़ा-सा बस ये था कि थोड़ा-सा इसको क्या-क्या इसके टूल्स होते हैं बढ़िया जी। वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, वो थोड़ा-सा आप जी। गाइड करें सबको। तो रोहित संतोष भैया भैया, कुछ मैं आप बस थोड़ा-सा एक बार टीम को भी इंट्रोड्यूस कर दूँ क्या, जो परिजन आए हैं हाँ, हाँ, संक्षेप बिल्कुल, में, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जी, 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 जी। तो भैया, इस कॉल पे अपने साथ बहुत से परिजन जो जुड़े हैं, जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये सारे परिजन जो हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ परम पूज्य गुरु जी का साहित्य जो है उसके ऑडियो रूपांतरण में कार्यरत हैं। बहुत से परिजन हैं इसमें जो ऑडियो बुक का रिकॉर्डिंग करते हैं और करीब 550 पुस्तकों को रिकॉर्डिंग की गई है, करीब 100 से ज़्यादा परिजनों ने। बहुत से परिजन इसमें हैं जो ऑडियो बुक की चेकिंग करते हैं और उनमें से जब भी रिकॉर्ड हो जाती है तो उसमें कोई भी अगर त्रुटि रह गई है या स्पष्टता की, उच्चारण की या किसी भी और चीज़ की, उसको जी। देखते हैं और उसको अंकित करते हैं। और तीसरा जो है वो एडिटिंग परिजन है, जो ये सारे जब रिकॉर्डिंग हो जाते हैं और चेकिंग हो जाते हैं ऑडियोज़, तो उन सबको फिर से सुन के और उनमें जितना यथासंभव हो सके उतना एडिटिंग करते हैं। आवाज़ें अगर त्रुटि कोई है तो वो निकालने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे अगर पैचिंग होनी है तो वो करते हैं, कटिंग और जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये तीनों जो कैटेगरी के परिजन हैं वो सब यहाँ पे उपस्थित हैं भैया। और इसके अलावा ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है ये हिंदी में भी चल रहा है, इंग्लिश में भी, गुजराती में और कुछ अन्य भाषाओं में भी। तो उन सब टीम्स के परिजन जो हैं वो इस कॉल पे उपस्थित हैं। तो आप सबको बहुत कोटि-कोटि नमन। और भैया आप लोग को बहुत-बहुत नमन कि आप लोग ने इतना समय निकाला आज ये मीटिंग करने के लिए। सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और हम सब लोग का यही अभिलाषा है कि परम पूज्य गुरु जी के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जो हम सबको एक निमित्त बनने का स्वर्णिम अवसर मिला है, उसका मतलब उसका पूरी तरह से हम लोग योगदान दे पाएँ, ये हम सब लोग का सौभाग्य है। तो थैंक यू सो मच भैया और वी ऑल लुक फॉरवर्ड। प्रणाम भैया। अ, मुझे जोड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे इस लायक आप लोग समझते हैं कि मैं अपनी बात कह पाऊँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं एक अच्छी चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ, जितने लोग भी यहाँ जुड़े हैं। जब से मैंने गुरुदेव की सेवा करनी शुरू करी है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जिस भी माध्यम से, जैसे भी मैं जुड़ा हूँ इस परिवार से, उसके बाद से मेरे पास निरंतर काम है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है
कि मैंने किताबों की जब रिकॉर्डिंग शुरू करी, उसके उस दौरान मेरे पास काम थोड़े कम थे और मैं थोड़ा परेशान था आर्थिक रूप से भी। लेकिन जब से मैंने किताबें शुरू करी रिकॉर्ड करनी, उसके बाद से निरंतर मेरे पास काम ही काम है। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं जब भी रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ तो उससे पहले हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जय माता दी हम बोलते हैं पंजाबियों में। तो जय माता दी और जय गुरुदेव के साथ मैं अपनी पहली रिकॉर्डिंग सुबह 5:30 बजे के आसपास शुरू करता हूँ। तो ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही है, जिस कारण से मैं वापस से बहुत सारी चीजों से जुड़ पाया हूँ। अभी बहुत सारी कहानियां कर रहा हूँ, अलग अलग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स के लिए मैं बहुत सारी बुक्स कर रहा हूँ। और तो ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही है। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत नहीं नहीं भैया, सुन पा रहे हैं, और बहुत ही शानदार। और हम सब ने वो रिकॉर्डिंग सुनी है और कई बार सुनी है, जो जिसमें आप निमित्त बने हैं। और इतनी बेहतरीन रिकॉर्डिंग है। बस हम लोग आज ये अभिलाषा कर रहे हैं कि थोड़े से उसके जो पॉइंट्स, किस तरीके से आप वो रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या भाव आप उस समय रखते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं, और किन किन जी। चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और किस तरीके से, किस पेस से आप उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसके बारे में अगर आप हम लोग को थोड़ा बता पाएँ, है ना? और आई एम श्योर और भी जो परिजन हैं, उनके मन में भी बहुत से प्रश्न होंगे। तो वो जी। हम लोग आज सोचे थे कि अगर आपसे मार्गदर्शन मिले तो बहुत हम लोग आगे बढ़ पाएँ। सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ, किसी भी चीज की मैं रिकॉर्डिंग जब करता हूँ, तो पहले कम से कम उसको 2 बार पढ़ता हूँ। और 2 बार पढ़ने के बाद उसके भाव को समझना, उसके ग्रामेटिकल जो भी एस्पेक्ट्स हैं, कॉमा कहाँ लगा है, फुल स्टॉप कहाँ लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगा है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो एक सिलसिला चलता है इस किताब में, सभी किताबों में ऑलमोस्ट, जहाँ गुरुदेव अपनी बात कह रहे हैं, जहाँ पर एक एंकर अपनी बात रख रहा है, तो दोनों में कैसे डिफरेंस बनाना है, उसका मैं ख्याल रखता हूँ। क्योंकि वो पढ़ने से ही समझ में आता है। क्योंकि बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो पहले पढ़ते नहीं है और जल्दबाजी में रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं, तो वो होता क्या है कि वो फिर रटा रटाया पढ़ा पढ़ाया लगता है। मैं उस चीज से थोड़ा सा बचता हूँ। भले ही मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है निश्चित तौर पर, कि पहले आप पढ़ रहे हैं पूरा। जैसे मैंने आज ये सोचा कि आज मैं 5 पेजेस कंप्लीट करूंगा और मुझे 1 घंटे के अंदर इन 5 पन्नों को खत्म करना ही करना है। तो मैं पहले 5 पन्नों का होमवर्क कर लेता हूँ। 5 पन्नों को पहले मैं ढंग से पढ़ लेता हूँ, उसके भाव को समझ लेता हूँ, और फिर उसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। ये मेरा अपना प्रोसेस है काम करने का। जी भैया। अब भैया, जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं जिस समय, तो उस समय जी। आप उस समय कुछ आप अपने मन में कुछ वातावरण सोचते हैं कि मतलब मैं बैठा हूँ और मैं किसी से बोल रहा हूँ, या मतलब किस तरीके का आप क्या सेटअप, मेंटल सेटअप कैसा आपका रहता है जब आप रिकॉर्ड करते हैं? मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं पूरे शांत मन से करता हूँ, क्योंकि जो जितना भी लेख गुरुदेव ने लिखा था, वो जिस भाव से लिखा था, जिस काल में लिखा था, जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, जिस दौरान वो लिख रहे थे, मैं उसको अपने मन में उसको कल्पना करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारी वसीयत और विरासत में गुरुदेव का कथन है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो हिमालय की यात्रा पे कैसे गए, रास्ते में जंगल पड़े और क्या क्या हुआ। फिर वो सारी स्थितियां और परिस्थितियां कोशिश करता हूं मैं कि पहले उनको दिमाग में फील करता हूं। एक एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपका मन शांत होना चाहिए। इधर उधर की बातें दिमाग में ना हो तो बेहतर हो, और सिर्फ दिमाग आपका आपके रिकॉर्डिंग के टाइम पर रिकॉर्डिंग पे ही हो। मैं बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड नहीं करता हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं उसको इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं उसे सुना रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ वो बात। और कहीं ना कहीं मेरे मन में गुरुदेव इसलिए होते हैं कि अगर गुरुदेव ये बात कह रहे होते इन किताबों के माध्यम से, अगर वो बोल रहे होते, तो कैसे बोल रहे होते, जो उनकी अवस्था थी, जिस दौरान उन्होंने लिखा, उनका पूरा चरित्र चित्रण मेरे दिमाग में घूमता है। तभी वो शब्द उस तरह से मैं बोल पाता हूँ। और शायद वो, जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि स्वयं का संतुष्ट होना आपकी रिकॉर्डिंग से सर्वोपरि है। क्योंकि अगर आप खुद संतुष्ट नहीं है तो आप किसी के दिल तक वो बात नहीं पहुंचा सकते। ये मैंने पिछले 16 सालों 17 सालों में ये बात महसूस करी है। और वो कुछ भी हो, वो कहानी हो, चुटकुला हो, कुछ भी हो, जब तक आपने उसको फील स्वयं ना किया हो,
तब तक आप वो लोगों के दिलों तक वो बात नहीं पहुंचती। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। अमेजिंग भैया। अब भैया ऐसा भी कई बार होता है क्या कि जैसे आपने 2 बार 3 बार पुस्तक पढ़ी, है ना? और आपने अभी जी, बताया कि आप जब पढ़ते हैं तो आप 1 घंटे में, जैसे आपने 5 पेज का बोला था, तो जी। कई बार आपने जब खुद रिकॉर्ड कर लिया, तो आप उसको फिर मतलब खुद से चेक भी करते हैं क्या, फिर से सुनते हैं और वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? हाँ, मैं बहुत बार सुनता हूँ, जहाँ पर मुझे डाउट होता है अपने ऊपर कि मैं शायद वो बात नहीं कह पाया जो कहना चाहिए थी, जिस तरह से कहनी चाहिए थी, जो भाव आने चाहिए थे, तो फिर मैं री-रिकॉर्ड भी करता हूँ। बहुत मेहनत लगती है उस काम में, लेकिन फिर भी अच्छा, मैं अच्छा। मतलब मैं डिलीवर तब तक नहीं करता हूँ, जब तक कि मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ उस चीज़ से। मुझे लगता है कि अगर यहाँ कोई शब्द फँस रहा है, अगर मैं किसी से संपर्क नहीं कर पाता और वो शब्द फँस रहा है और मेरे संज्ञान में नहीं है वो शब्द क्या है, तो मैं अपनी पूरी भरसक प्रयास करता हूँ कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं, चाहे वो इंग्लिश का शब्द हो, चाहे हिंदी का शब्द हो, चाहे संस्कृत का हो, उसमें सुरेश मेरी बहुत मदद करते हैं। अ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि पहले उस शब्द समझ लूँ, पहले उसमें टिक लगा लेता हूँ, हाइलाइट कर लेता हूँ कि इस शब्द को इसका उच्चारण क्या है। तो मैं क्रॉस चेक ज़रूर करता हूँ। जो आपने कहा ना, मैं क्रॉस चेक ज़रूर करता हूँ अपने रिकॉर्डिंग्स को। ग्रेट भैया, ग्रेट। दीदी, आई एम श्योर आप लोगों के मन में भी बहुत से प्रश्न होंगे भैया के लिए। तो आप लोग भैया से प्रश्न पूछिए, बहुत ही स्वर्णिम अवसर है अपन सबके पास। तो प्लीज़ आप लोग अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए, और आप लोग रिकॉर्ड भी करते हैं तो आपका काफ़ी इसमें अनुभव भी है। प्रणाम भैया। भैया डिवाइस हाँ। कौन सा यूज करते हैं आप रिकॉर्डिंग के लिए? कोई सा मतलब कुछ स्पेसिफिक डिवाइस लगा के रिकॉर्ड करते हैं? और नॉइजेस से बचने के लिए मतलब कैसा क्या प्रिकॉशंस लेते हैं भैया? देखिए, जो आइडल समय माना जाता है, अगर आप होम रिकॉर्डिंग, होम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर प्रोफेशनल स्टूडियो में आप नहीं जा रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन समय होता है या तो एकदम भोर में 4 बजे, 5 बजे, जब बिल्कुल पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ आप मन लगाकर अपना काम कर रहे होते हैं। दूसरा समय होता है शाम का, मतलब रात का, मध्य रात्रि। मेरे मेरे पास 2 इम्पोर्टेंट समय होते हैं। मैं या तो बिल्कुल सुबह सुबह रिकॉर्ड करता हूँ, या फिर मैं बिल्कुल रात में रिकॉर्ड करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि दिन में रिकॉर्डिंग से बचता हूँ। दिन में मैं ज़्यादातर एडिटिंग का काम करता हूँ, क्योंकि सुबह और शाम नॉइज़ का बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब तो चूँकि मैं अपना स्टूडियो बना चुका हूँ, जैसा कि आप शायद मुझे देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो मैंने एक छोटा-सा प्यारा-सा अपना एक होम सेटअप बना रखा है। और डिवाइसेज़ की जो आपने बात करी है, तो मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक माइक है। ये AKG का माइक है और इसकी कीमत करीब 9,500 रुपए अमेज़न पे है। और ऐसे 2 माइक्स मेरे पास और हैं। एक थोड़ा इससे लो क्वालिटी है, वो 4,000 के आसपास का था, वो बहुत पहले लिया था। लेकिन जैसे-जैसे काम मैं करता गया, तो फिर ये माइक मुझे कुछ अच्छे हमारे ऑडियो इंजीनियर्स हैं, पुराने साथी हैं, अनुभवी साथी हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था। तो ये रिकमेंड मैं आपको भी करूँगा कि ये ज़रूर लीजिए। बहुत सिंपल है, ये एक डेटा केबल है इसका, सिंपल जैसे सी टाइप केबल लगता है, और इसका जो आउटपुट है, ये इनपुट और आउटपुट ये है, सिंपल है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं चार्जिंग के लिए, तो सिंपल आपको यहाँ पर लगाना है इसको। ये लगा। ये मेरा हेडफ़ोन है। हेडफ़ोन मैं Sennheiser का यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। ये चूँकि प्रोफ़ेशनल है, तो आपको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट ऑडियो आपको देता है कि जो आपने किया है, वही उसकी सत्यता दिखाता है ये। तो मैं इससे और बाकी चीज़ों से बचता हूँ कि और सैमसंग या और कुछ लेने से बजाय, क्योंकि प्रोफ़ेशनल है, तो ये प्रोफ़ेशनल काम के लिए बेहतरीन है। और इसको सिंपल आपको लैपटॉप या डिवाइस में अपने अटैच करना है। यहाँ पर देखिए एक इनपुट बना हुआ है। ये इनपुट से मैंने लगाया। अब मैं इसमें देखिए नॉब्स बने हुए हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे। इसमें वॉल्यूम भी है, गेन भी है, और प्लस ये माइक डिज़ाइन किया गया है इंटरव्यू के लिए ज़्यादातर। तो आप डबल साइड
डबल साइड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपने टेबल के बीच में अगर रखा है इसको, और तो आप दोनों तरफ से वार्तालाप कर सकते हैं। साथ में ये आप सब जानते होंगे पॉप फिल्टर। ये पॉप फिल्टर से मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ब्लफ ना आए, एयर ना आए, इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो बस सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छी क्वालिटी देता है कि जी। अभी कई सारे, मैंने बताया कि मैं कई सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर रहा हूँ, तो इसी माइक से मेरा काम होता है। और जहां तक नॉइज रिडक्शन की बात है, तो नॉइज रिडक्शन अगर आपके आसपास नॉइज है तो प्लीज गिव अस डिटेल ऑफ ऑल दिस चॉइस। मैं बिल्कुल भेज दूंगा आपको, इसके लिंक्स भेज दूंगा मैं आपको। नॉइज रिडक्शन के लिए हम FL स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर निएंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2-3 सॉफ्टवेयर हैं। आई एम श्योर कि सुरेश, चूंकि मैं सुरेश को डायरेक्ट इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुरेश को जान रहा हूँ, तो सुरेश अपने स्टूडियो में ये करते होंगे नॉइज रिडक्शन के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा है वो प्रोसेस। कोशिश करिए कि नॉइज रिडक्शन ना ही लगाना पड़े सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो बेहतर है। आप एक शांत एकांत जगह पर अपना स्टूडियो बना सकते हैं, और स्टूडियो बनाने का भी बेहद आसान तरीका है। अपने चारों तरफ 2-4 गद्दे लगा लीजिए, तकिए लगा लीजिए, ये रखिए अपना डिवाइस, और रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। मैंने बहुत साल ऐसे काम किया है, जब बहुत अर्जेंसीज होती थी कि मुझे तुरंत करके देना है, तो मैंने बहुत बार ऐसा भी किया, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एक छोटा सा स्पेस अपने लिए तलाशना होगा जहाँ शोर ना हो, और आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी भैया, थैंक यू भैया। जी जी प्रणाम भैया। मेरा एक जी, सवाल प्रणाम। था, जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं ना, तो जी। उसमें एक टोन बोलते हैं ना, जैसा पिच बोलिए, टोन बोलिए, आप, मुझे उसका टेक्निकल वर्ड तो नहीं मालूम है। मैं एक जैसे जी। फॉर एग्जांपल आपको एक रीड करके एक लाइन बताती हूँ, तो हम लोग उसको जी। किस मतलब कैसी पिच में या क्या किस तरीके से उसको रीड करना चाहिए, तो अगर आप इस पर गाइड करेंगे ना, तो हम लोगों को रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ बिल्कुल। पर आप है कि गायत्री की पंचमुखी एवं दशभुजाधारी होने का वर्णन अनेक स्थानों पर आता है। ऐसी अनेक तस्वीरें एवं मूर्तियां भी मिलती हैं। पंचमुखी गायत्री की अनेकानेक घरों में स्थापनाएं भी हैं। अब ये इस टोन में जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, तो इसमें और क्या रिफाइनमेंट करने की जरूरत है, वो हम लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। धन्यवाद भैया। जी, जो अभी आपने जितनी लाइंस पढ़ी हैं, उसको आपको पहले स्वयं समझना है, और फिर आपको ये एहसास करना है, ये महसूस करना है कि आपको समझाना है। तो आपको अपने शब्दों पर थोड़ा सा नियंत्रण, अपनी स्पीड पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, और ये भाव होगा कि, ये मन में भाव होगा कि गुरुदेव समझा रहे हैं, गुरुदेव अपनी बात कह रहे हैं। तो जब गुरुदेव अपनी बात करेंगे, तो कितनी स्थिरता होगी उसमें, कितना ठहराव होगा, और एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण होगा आपकी बात कहने में, जो सुनने वाले के दिल तक, हृदय तक पहुंचेगा। अगर मुझे आप ये शेयर करेंगे जो अभी आपने बोला है मुझे, तो शायद मैं आपको पढ़ के सुना सकूं। वैसे तो किताबें मेरे पास बहुत सारी हैं गुरुदेव की, लेकिन जी अगर भैया, जी, ये अगर ना मुझे आप गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां वाङ्मय मेरे सामने रखा हुआ था, तो उसकी भूमिका में से मैंने लिया है ये। अच्छा इसको कैसे शेयर करना है मुझे कुछ आइडिया नहीं है भैया इसका। मैं अच्छा, इसका ये वीडियो ऑन करके आपको बताऊं या हाँ कैसा? दिखाइए ना मुझे, प्लीज प्लीज। हम चाहते हैं वीडियो में आप सबको देखें, तो कम से कम आप जी लोग भैया। वीडियो ही नहीं। जी जी, प्रणाम भैया, प्रणाम। जी जी, इसको कैसे मैं स्क्रीन पर बताऊंगी, लेकिन आपको मैं उल्टा कर दूं क्या इसको, कैमरा को, या बताइए कैसे मुझे, करूं? आप एक बार शेयर ऐसे दिखाइए। बुक बता दूं मैं आपको? दीदी मैं अगर इसको ऐसा करता हूँ, मैं मेरे इसको पास खोल के ना किताब, प्रेजेंट कर देता हूँ भैया के लिए, है ना। जी जी जी। और आप तो अच्छा ठीक है, आप तो ये इस तरह से दिख रहा है भैया, आप देख पा रहे हो? मुझे पता नहीं, मैं उतना नहीं, ये ठीक से नहीं, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है मुझे नहीं है ना, ये। वही मुझे भूमि का, और मेरे ख्याल से मिरर इमेज आ रहा होगा शायद। नहीं आ तो रहा है, मतलब मुझे ठीक दिख रहा है, लेकिन ब्लर है बहुत, जी तो जी। मुझे क्लियर आप शब्द अपनी नहीं तरफ मिल से कुछ भी एक बता दीजिएगा भैया, अगर आपके पास कोई भी एक किताब हो, गुरुदेव का कोई भी साहित्य का हो। रहा। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं लिख रहा हूँ, 1 जी जी। मिनट में बस। जी भैया जी। एक सेकंड।
मेरे पास ये किताब है 21वीं सदी का गंगा अवतरण। जी भैया जी। अब पिछले 300 वर्षों में भौतिक विज्ञान और प्रत्यक्षवादी ज्ञान का असाधारण विकास विस्तार हुआ है। यदि उपलब्धियों का सदुपयोग न बन पड़े तो वह एक बड़े दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। यही इन शताब्दियों में होता रहा है। फलस्वरूप हम अभावों वाले पुरातन काल की अपेक्षा कहीं अधिक विपन्न एवं उद्विग्न परिस्थितियों में रह रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, घातक विकिरण, बढ़ता तापमान। अब देखिए तापमान जो मैंने बोला है, बढ़ता तापमान, तो तापमान बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, घातक विकिरण, बढ़ता तापमान, आणविक और रासायनिक अस्त्र शस्त्र ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। अब देखिए जो शुरू में टोन थी, वो जो पिच थी, पेस था जो मेरा, वो नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां इसमें दिखा रहा है, ये बताने की कोशिश है कि स्थितियां ठीक नहीं है, उसमें वैसे मेरा पेस जो है वो बढ़ रहा है। करेक्ट है ना। ध्रुव पिघलने लगे, समुद्रों में भयंकर बाढ़ आ जाए, हिमयुग लौट पड़े, पृथ्वी के रक्षा कवच ओजोन में बढ़ते जाने वाले छेद, पृथ्वी पर घातक ब्रह्मांडीय किरणें बरसाएं, और जो कुछ यहाँ सुंदर दिख रहा है वह सभी जल भुनकर खाक हो जाए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले विज्ञान विकास को किस प्रकार सराहा जाए? अब ये गुरुदेव ने अपनी बात जिस तरह से कही थी, समझ रहे हैं आप, तो इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि हम को कोई ऐसी मतलब कोई टेक्निक नहीं है ऐसी। ये सब कुछ आपके समझ पर है कि आपने उसको किस तरह से समझा है। जी। और जब आप समझ जाते हैं तो फिर आपके शब्द अपने तरीके से आप रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सुंदर बताया भैया आपका वो फ्लो, और वो बहुत ऐसा मतलब कैची है, और हम लोगों को भी वही सीखना है। अभी हम लोग तो बहुत कच्चे हैं सब मैं तो हूँ एटलीस्ट, तो बस वही उसमें और अच्छा रिफाइनमेंट आता चला जाए तो बेटर लगेगा। भैया शानदार वॉइस, धन्यवाद भैया, आनंद आता है। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम, हम अनुभव बोल रहे हैं। भैया हमारे कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, हम एक साथ बोल रहे हैं, आप वन बाय वन आंसर कर दीजिएगा। तो भैया पहला क्वेश्चन तो ये था कि जैसे हम कई बार होता है कि 2-3 बार पढ़ भी लिया पर्टिकुलर टॉपिक को, बट जब रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो किसी किसी शब्द का मतलब प्रैक्टिस करिए प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे, तो वो मे भी उस समय सही हो जाए, बट कोई कोई शब्द गलत हो जाता है। तो इस चीज को कैसे और इम्प्रूव करें, कि या फिर 3 बार से ज्यादा 4 बार 5 बार ही पढ़ के यही एक सॉल्यूशन है या कोई और सॉल्यूशन है? पहली चीज। दूसरा सेकंड क्वेश्चन भैया ये है कि जैसे कुछ बुक्स में क्या रहता है ना, दोहे रहते हैं, गीता का कोई श्लोक आ गया या वेदों के कुछ आते हैं, तो उसके बाद में लिखा रहता है कि वेद मतलब उसका जैसे श्लोक का अध्याय और चैप्टर कौन सा नंबर का है, वैसे वेदों का भी अलग अलग लिखा रहता है। तो रिकॉर्डिंग में ये पर्टिकुलर चीज इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कई बार जैसे श्लोक का तो अध्याय और नंबर पढ़ना इजी है, लेकिन कुछ कुछ वेदों के टॉपिक में ऐसा लिखा रहता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो वो हमें मतलब अंडरस्टैंड करके उसको पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि जैसे अभी आपने बताया पढ़ के बहुत ही सुंदर लगा भैया पढ़ के, तो अभी तो आपकी बहुत अच्छी हैबिट भी हो रखी है। बट भैया जैसे अभी हम लोगों को ना हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को, और हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोगों को रिकॉर्ड करना है। तो जी जैसे मतलब हमें ये भी उनको समझाना होता है कि आपके भाव कैसे कनेक्ट हो। तो इस चीज को हम लोग मतलब जैसे किसी का भाव कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम लोगों को सुन के तो समझ में आ जाता है, अपन को एक बार एक कनेक्शन फील होता है कि हाँ इनके भाव कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन उनको कैसे एक्सप्लेन करें कि भाव आपके कनेक्ट कैसे होंगे, उस चीज को वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये उनको हम ट्रेनिंग वे में कैसे ट्रेन करें, ये थोड़ा सा आप गाइड करिएगा, तो देखिए, दैट विल बी मोर ग्रेट। जी भैया प्रणाम, अब आप कंटिन्यू करिए, हम सुन रहे हैं। ट्रेनिंग जो शब्द है, वो ट्रेनिंग जो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको स्वयं ट्रेंड होना पड़ेगा, तो अभी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास, अब जैसे आपने शब्दावली की बात करी, तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पास भी, जब मैं आपको हकीकत बताऊं, शायद मेरे इतने सालों के अनुभव में मैंने इतनी कठिन हिंदी, मेरे लिए वो कठिन थी, अब नहीं है, पहले थी जब मैंने शुरू किया था ये काम। मैं ऐसे ऐसे शब्द जैसे मूर्धन्य मैंने कभी जीवन में नहीं सुना था, मैं सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब मैंने इसमें पढ़ा मूर्धन्य, तो फिर मैंने जाकर उसको गूगल पे सर्च किया, कुछ लोगों से कुछ सर्च किया, कुछ शब्द मैंने अपने लोगों से पूछे, कुछ शब्द मुझे शांति कुंज की सहायता से, सुरेश हैं, हेमंत जी हैं, संतोष जी हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की, मुझे समझाने के लिए कि इस शब्द का मायने क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जब तक आपको मायने नहीं पता होंगे उसके, अर्थात मतलब उसका अर्थ नहीं पता होगा, तब तक आपके पास वो भाव आएंगे नहीं। और भाव तभी आएंगे जब आपने किताब को पढ़ा होगा। इसीलिए मैंने शुरू में ये बात कही थी, सबसे शुरू में पहली बात कही थी कि अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो पहले किताब को पहले कंठस्थ कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तसल्ली से पढ़िए। हड़बड़ाहट में की गई रिकॉर्डिंग सुनने वालों को समझ में आ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस युग में हम जी रहे हैं, ये बहुत ही स्मार्ट युग है। और अगर आपने खुद से चीटिंग करी, तो निश्चित तौर पर वो चीटिंग सुनाई पड़ती है कि आपने चीट किया है। लेकिन जो लोग धीरे धीरे प्रोफेशनल हो जाते हैं, जैसे मुझे एक अभ्यास हो गया इतने सालों का, मेरी चीटिंग आप नहीं पकड़ पाएंगे। मैं भी चीट करता हूँ कहीं कहीं पर। मैं बहुत सारे शब्द, कई बार ऐसा होता है कि 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ने के बावजूद, जैसे मैं आपको एक अब बहुत ही मजेदार सी बात बताऊं, एक शब्द है स्ट्रैटेजी, ये शब्द मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे एक फ्लो में बोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर मेरे सामने स्ट्रैटेजी आ जाएगा, तो अभी भी मैं अटक रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा और ऐसा पैच करूंगा अपने शब्दों के साथ, अपने वाक्य के साथ, कि आप पकड़ नहीं पाएंगे। अभी परसों नरसों मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसमें मुझे ये शब्द बोलना था, और मैं इस शब्द को देखते डर गया कि मैं कैसे बोलूंगा। लेकिन फिर मैंने उसको उसी फ्लो में, जिस फ्लो में मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, उसी फ्लो में मैं 5 या 6 बार मैंने रेपिटेशन के साथ उसको रीट्राई किया। तो लास्ट टेक जो आया था मेरा, वो एकदम सही आया, और मैंने कट करके उसको वहां पैच कर दिया। तो वो मैंने चीटिंग करी, लेकिन वो चीटिंग किसी को नहीं पता चली। तो ऐसे कई बार होता है कि हम सबके साथ ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे शब्द या बहुत सारे वाक्य हमें नहीं समझ में आते कि हमें कैसे पढ़ना है। लेकिन उसको तब तक क्विट नहीं करना है जब तक कि आपको उसके मतलब ना समझ में आ जाए, और ना समझ में आए तो रुक जाइए, पूछ लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, मुझसे पूछ लीजिए, मेरे पास जितना थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है मैं जरूर आपको दे दूंगा। और मेरे से दिग्गज लोग बैठे हैं यहाँ पर, अभी स्क्रीन पर तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर मेरे से कई गुना अच्छी हिंदी आप लोगों की है, या होगी जरूर निश्चित तौर पर। तो लोगों की सहायता लीजिए, संकोच मत करिए कि मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो कैसा लगेगा, बड़ा ऑड लगेगा, बड़ा खराब लगेगा। मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि अच्छा है, इसी बहाने मुझे हिंदी के कितने नए नए शब्द मेरे जीवन में आए। तो जो आपने कही कि ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग देने से पहले आपको खुद ट्रेंड होना पड़ेगा, आपको आत्मसात करना पड़ेगा उस चीज को, उसके बाद फिर आप लोगों तक ये बात पहुंचाइए। और कहते हैं कि ज्ञान मतलब बांटने से बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे आप लोगों को बताते जाएंगे, वो कहीं ना कहीं वो आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होता जाएगा इसी बहाने। तो मेरा यही प्रोसेस है कि पहले पढ़िए, पढ़िए अच्छे से, उसको समझिए, देन गो फॉर रिकॉर्डिंग्स। मैं प्रणाम भैया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी शायद। जी नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। भैया। जी भैया, हाँ जी प्रणाम भैया।
जी प्रणाम। मैं भी गुजराती की हम लोग ऑडियो ट्रेनिंग लेते हैं जी गुरुदेव की कृपा से, और ऑडियो बुक भी रिकॉर्ड करते हैं। और अभी जी जो आलोक भैया और सबके कहने से जो ऑडियो चेकिंग का वर्क चल रहा है, जी ऑडिट जी कर रहे हैं मिस्टेक्स में, और वो मिस्टेक्स हम भी करते हैं। हम ऑडियो बुक बनाते हैं, वो मिस्टेक्स जी। हम भी करते हैं, हम नोटिस और करते मेरे हैं से भी होती है, कि ये मेरे से मिस्टेक भी हम भी होती है लगता करते है। हैं। हाँ जी। जी तो ये मिस्टेक जैसे होती है कि विचारों और व्यवहारों से, तो जी बोलने में कभी कभी हम व्यवहारों से और विचारों से बोल देते हैं। कभी बोलेंगे कि दोष दुर्गुण ढूंढे, हम बोलते हैं कि गुण दोष ढूंढे। हम्म। तो ये कैसे रहता है, चलेगा क्या ये? मीनिंग वैसे तो रिमेन सेम। नहीं, बात आपकी जैसे सही है। हाँ लेकिन मेरा जो अभी तक का अनुभव है पिछले करीब करीब 2 साल से, कोशिश करिए कि ऐसा ना हो। जहां हाँ, तक जैसे कोशिश। अभी, हाँ जी अभी अभी हम ऑडिट कर रहे हैं ना बुक्स में, तो लोग मिलता जुलता वर्ड बोल देते हैं। जैसे कि बोला हाँ। हमें प्रयत्न करना आवश्यक है, तो उसके हम्म बदले बोल देते हैं कि प्रयत्न हमें अवश्य करना चाहिए। तो इज हम्म। इट वैलिड और नॉट? जैसे हमारे भी ऑडियो हम बनाए, अगर ऐसी मिस्टेक हो जाए तो हमें री रिकॉर्ड करना चाहिए कि क्या? देखिए, अगर अगर समय है तो निश्चित तौर पर री रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर कोई समय की बाध्यता है कि ये इतने टाइम के अंदर में देना है, कोई टाइम लिमिटेशन है मान लीजिए, और बिल्कुल हम्म अर्जेंट है कि ये चीजें करके बस फटाफट देनी है रात तक, या जो भी निश्चित टाइम दिया गया है, तो हम्म। तो एक बार तो मुझे लगता है मान्य है। लेकिन इसको आदत में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। जो गुरुदेव ने लिखा है उस पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत और बड़े तपस्या के बाद ये किताबें लिखी गई हैं, जो भी गुरुदेव की वाणी है। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने लिखा है उसको एज इट इज पढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये जी ट्रेनिंग में तो हम यही कहते हैं कि आप जी सबको ऐसा ही बताओ कि जैसे आप गुरुदेव की जगह पे उनके शब्दों को अपनी वाणी दे रहे हो। जी आप ऐसे ही जी बोलो कि किसी को समझ में आना चाहिए, वो तो हम कहते ही है। पर ये जी छोटे छोटे वर्ड की मिस्टेक को हमें देखना चाहिए नहीं, वही मेन क्वेश्चन था। और ये हेडफोन की बात कर रहे हैं आप, तो जी। हमें ये बताया गया है कि हेडफोन पहन के रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये कैसे है भैया? नहीं, हेडफोन के पहन के मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं करता हूँ। मैंने अपना हाँ सेट कर दिया कि मुझे एक बार सुनाई पड़ने में ठीक आ रहा है, गेन ठीक आ रहा है मेरा, या माइक्रोफोन ठीक आ रहा है, मुझे अपना फीडबैक ठीक आ रहा है, उसके बाद मैंने साइड रख दिया। फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ। मेरा मेन काम हेडफोन का आता है एडिटिंग के समय पे, अच्छा। जब मुझे एडिट अदरवाइज करना होता रिकॉर्डिंग में नहीं यूज करना है। है, और नहीं कहते हैं कि करता हूँ। माइक को ऐसे ऐसे ये इतना दूर रखना चाहिए हाँ, अब मेरी स्पीकर माइक की को, दूरी तो देखिए, वो मेरे जरा माइक की बता देते हैं। दूरी, ये मेरी माइक है, ये करीब देखिए 2 हाथ, 2 ये अंगुल है इस हाँ तरह से हाँ इसको। हाँ। तो मेरी दूरी इतनी होती है, और इस दूरी के पीछे कारण ये है कि मैंने इसमें जो गेन पार्ट है, इसका जो गेन है, वो हम्म। इसको अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं एडजस्ट तब अच्छा करता हूँ जब रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, तो मैं 2-4 लाइंस पहले पढ़ के उसका पीक लेवल चेक कर लेता हूँ, कितना पीक आ रहा है। अगर अच्छा। मुझे पीक कम लग रहा है बहुत, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से गेन बढ़ा लूंगा। अगर मुझे पीक हाँ। ज्यादा लग रहा है, फट रही है आवाज, तो मैं इसको एडजस्ट करके थोड़ा कम कर लूंगा। और फाइनली अब उसके बाद जब सेट हो जाएगा, फिर मैं हाँ, रिकॉर्ड करता हूँ। जी अब बहुत सारे परिजन ऐसे हैं भैया हमारे जो फोन से ही रिकॉर्ड करते हैं, तो ठीक उसका है। ऐसे एक एक हाथ दूर करना चलेगा, दूर अब रखना? जैसे मान लीजिए ये फोन है आपका, हाँ जी। तो कम इतनी दूरी होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, दिस इज वन एंड हाफ ईयर लाइक दैट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट जी। हाँ। ठीक है। और थैंक यू। उसकी स्थिति भी ऐसी है, उसको भी 1-2 बार आपको टेस्ट चेक करना जरूर चाहिए। शुरू में मैं फोन पे रिकॉर्डिंग किया करता था जब, तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करके, ऐसे रिकॉर्ड करके, ऐसे रख के रिकॉर्ड करके 3-4 अलग अलग टेक्स में, साउंड्स, हाँ, हाँ हाँ हाँ, टोन था। चेंज हो जाती है, साउंड की क्वालिटी अलग अलग बदल जाती है। वो मैं बोलती हूँ कि सपोज मुझे किसी ने घर में बुलाया, मैं ऐसे हाँ करके बात करूंगी तो अलग हो जाता है, इधर से बात करके फोन इधर रखा है तो अलग जी टोन आता है। दैट जी। आई एम टेलिंग एवरीबॉडी। थैंक यू और भैया, नॉट प्रॉब्लम। ये जो एयर आती है बहुत बार, शायद हाँ प्रश्नों में हाँ, भी है, एयर आती है, राइट। आप ये रुमाल लगा लीजिए। इस रुमाल को हाँ बेस्ट। जहां पर फोन पे ये है ना, इसको डबल कर ठीक लीजिए। कर, हाँ माइक पे। अब अब रिकॉर्ड करिए, ब्लफ नहीं आएगा, एयर नहीं आएगी। अच्छा, वेरी गुड। जी
जी बहुत अच्छा भैया। प्रणाम भैया, मैं जी प्रणाम। सुनीता बोल रही हूँ। प्रणाम भैया, मैं सुनीता बोल रही हूँ। मेरा थोड़ा सा रोल था ऑडिटिंग के लिए, सॉरी रिकॉर्डिंग के लिए बुक्स देने का। तो जी मुझे हमेशा ये क्वेश्चन रहता था दिमाग में, जैसे कि आपने बताया कि शांत भाव होना चाहिए और थोड़ा गुरुदेव का जैसे ध्यान करके फिर शुरू करो और गुरुदेव का ये सोचो कि गुरुदेव ही डिलीवर कर रहे हैं। तो जी अब मुझे हमेशा ये क्वेश्चन होता था कि जैसे पेज वाइज भी अगर पुस्तक देख लीजिए 30 पेज की है या 60 पेज की है, तो उनको कितना समय दिया जाए जिससे कि वो शांत भाव में रहकर रिकॉर्ड कर सके। अगर मैं उनको 15 दिन देती हूँ और पेज 60 से 80 पेज 100 पेज की पुस्तक है, तो आई थिंक उनके ऊपर मुझे लगता था कि थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि भाई ये इतनी जल्दी पुस्तक देनी है, जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करो। उसमें वो जो भाव आप कह रहे हैं ना कि शांत भाव आए और जी तसल्ली से रिकॉर्ड करना, वो हो नहीं पाता। तो अगर जब आपको किताब मिलती है या आप किताब कोई सोचते हैं कि रिकॉर्ड करना है, तो आप कैसे उसका अनुमान लगाते हैं कि कितने दिन के अंदर मैं ये पुस्तक रिकॉर्ड कर लूंगा? देखिए, लक्ष्य बनाना पड़ता है रिकॉर्ड करने के लिए। मेरे पास जैसे अभी ये किताब है, तो इसमें मेरे पास ज्यादातर जो किताबें हैं वो 40, 30, 35, 40 पेजेस की, जैसे अभी ये 32 पेज की जी। किताब है। हाँ जी। तो अब इस 32 पेज को रिकॉर्ड करने में मुझे मैक्सिमम 6 दिन लगेंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। हाँ और जी। मैं टाइम निर्धारित करता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटा प्रतिदिन इस किताब को दूंगा, और हाँ साथ जी। साथ अपने करेक्शन भी करता चलूंगा, साथ साथ हाँ मैं जी। अपनी प्रूफ रीडिंग भी करता चलता हूँ। जी, जैसे जी। मैंने आज सुबह 3 घंटा रिकॉर्ड किया, 3 घंटे हाँ में जी। मान लीजिए मैंने 6 पेज रिकॉर्ड किए, सपोज हाँ एग्जांपल जी। दे रहा हूँ आपको। तो मैं दोपहर में बैठ के उस 6 पन्ने को, उस 6 पेजेस को मैं एडिट भी स्वयं करता हूँ और प्रूफ रीड भी करता हूँ स्वयं। हाँ जी। हाँ जी। जी, तो इस पूरे प्रक्रिया में मुझे करीब करीब हफ्ते भर के अंदर में मैं ये किताब पूरी कंप्लीट डिलीवर कर दूंगा अपने एंड से। फिर जो करेक्शंस अगर कोई आते हैं, तो उसमें 1 या 2 दिन से ज्यादा समय नहीं लगता, वो 1 दिन के अंदर भी हो जाता है बहुत बार करेक्शंस। क्योंकि बहुत पहले करेक्शंस बहुत आते थे जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि मुझे भी समझने में समय लगा। फिर उसके बाद 1-2 किताबों के बाद मेरे करेक्शंस बहुत कम होते चले गए, और अभी कुछ कुछ ऐसी किताबें भी हुई जिसमें करेक्शंस थे ही नहीं, मतलब ना के बराबर थे, 99% किताब ओके थी। तो ये अभ्यास के दौरान आई चीजें, और अभ्यास से ही मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअली होता क्या है कि जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट या कोई भी व्यक्ति जब रिकॉर्ड करता है, तो एक समय के बाद उसको ये समझ में आ जाता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, और मैं कितने दिन में इतने पेजेस को रिकॉर्ड कर लूंगा या कर लूंगी। अगर माहौल आपको जी अच्छा भैया। मिला है, वातावरण शांत है, एरी है, अच्छा है, सब कुछ है, तो आप बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आप मानसिक रूप से टेंस्ड हैं, कहीं उलझनों में फंसे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप 4 पन्ने भी नहीं कर पाते रिकॉर्ड, क्योंकि जी। जब तक आपका मन स्वतंत्र नहीं होगा, गुरुदेव के प्रति नहीं होगा, आपके प्रति नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो भैया जैसे आपने बोला कि 4 पन्ने रिकॉर्ड के, तो आप कितनी कितनी देर में रुककर अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं? क्योंकि अगर मैं सोचूं कि पूरे 4 रिकॉर्ड कर लूं और उसके बाद सुनूं, और करीब 2.5 पेज पर मैंने कोई त्रुटि कर दी है जो नीड्स टू बी करेक्टेड, तो उस त्रुटि को करने के लिए या तो मैं वो 1.5 पेज करीब के दोबारा रिकॉर्ड करूं उसको करेक्ट करते हुए, और या उसको जो भी तरीका हम मुझे मालूम नहीं है, कि हम लोग तो अभी यही बताते हैं कि अगर त्रुटि हो गई तो वो पूरे सेंटेंस को एक बार फिर रिकॉर्ड करके आप हमें दे दीजिए, तो हम उसको वहां फिट कर देंगे, तो वैसे कहते हैं उनको। तो मुझे ये लगता है कि जब परिजन रिकॉर्ड करते हैं तो लगातार 4 पेज रिकॉर्ड करने चाहिए, या वो एक पैराग्राफ रिकॉर्ड करें फिर उसे सुने, और अगर नहीं वो ठीक लग जाए तो आगे बढ़े? नहीं, पहले कंटिन्यू करें, जो जिस दिन का लक्ष्य बनाया उसको पहले पूरा करें, हाँ उसके जी। बाद एक समय निकालें उसको एडिट करके, सुन के एडिट करने का, वो अलग हाँ प्रक्रिया है। फिर हाँ अगर जी। उनके पास शाम को समय है या उसी वक्त समय है, तो फिर उसको पैच करें। पैच करने में भी, जैसा आपने कहा, वो बिल्कुल सही प्रोसेस है।
एक शब्द पैच नहीं किया जाता है, वो पैच पता चलता है कि ये पैच हुआ है। तो कोशिश करें कि वो जो पूरी एक लाइन है, एक वाक्य है, वो फिर से उसी भाव से रिकॉर्ड किया जाए। तो उसको जो प्रीवियस सेंटेंस जो रिकॉर्ड हुआ है, जो सुबह या शाम को जिस वक्त भी, उसको ध्यान से सुन लें कि मैंने पेस क्या रखा था, मेरे माइक। अच्छा, बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है, एक सवाल और भी शायद आ सकता है कि हम एक ही किताब को 4 दिन में रिकॉर्ड करते हैं तो 4 अलग-अलग टोन आती है, 4 अलग-अलग वेरिएशन पता चलता है। उसका सबसे अच्छा तरीका है या तो अपने माइक का पोजीशन रिकॉर्ड कर लें, किसी से बोलें कि वो पोजीशन आपकी फोटो क्लिक कर ले या उसको रिकॉर्डिंग मोड पे कर ले आप, या स्केल रख ले या कोई एक मार्क बना ले कि मैंने इतनी डिस्टेंस पे ये माइक को रखा था, मैं इस एंगल में बैठा था और इसी एंगल में दोबारा रिकॉर्ड करना है मुझे। तो बहुत हद तक वो वही रिकॉर्ड होगा जैसा कि रिकॉर्ड पहले किया गया है उस वाक्य को, उस किताब को जितने भी पैराग्राफ्स रिकॉर्ड हुए हैं। ये उसका एक तरीका है। ठीक है, बहुत बहुत प्रणाम भैया। दूसरा एक सवाल ये था कि बहुत सारी पुस्तकों में पुस्तक में गुरुदेव की बात होती है और बीच बीच में उनका एक श्लोक होता है, जो अनुभा दीदी ने भी पूछा, लेकिन जो परिजन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पैराग्राफ पढ़ने में तो उनकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन श्लोक उनको उतना अच्छे से पढ़ना नहीं आता है। तो इसमें हम लोग अभी क्या करना हमने शुरू किया था कि जिनको भी श्लोक अच्छे से पढ़ना आ रहा है उनसे सिर्फ श्लोक रिकॉर्ड करवा लेते थे और उनकी पैचिंग कर लेते थे। बट रिसेंटली मैंने प्रज्ञा पुराण का रिकॉर्ड किया था, तो आई रियलाइज कि मेरी पिच बहुत हाई है और जो दीदी श्लोक पढ़कर दे रही हैं वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही काम आवाज में है, नॉट लाइक मी, बड़बड़ वाली नहीं है आवाज उनकी। तो मुझे लगा कि वो मैच नहीं कर रहा है। तो उसमें आपका क्या सजेशन है कि वैसी किताबों को उन्हीं परिजनों को दिया जाए जिनको श्लोक आता है, या इस तरह की पैचिंग कैसे करी जाए? देखिए, अभी मैं भी एक किताब में यहाँ पर फंसा हूँ, 290 पेज की किताब है मेरे पास और उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, कुछ चैप्टर्स में बहुत श्लोक हैं। और मैंने अभी संतोष जी से बात कही थी कि मेरी आवाज से मिलती जुलती कोई आवाज ऐसी हो जो उन श्लोक को उसी भाव में, उसी पेस में, उसी पिच में पढ़ पाए, तो मेरे लिए सहूलियत हो। क्योंकि मैं 2 दिन में इतनी कठिन, मतलब मैं उसको कठिन ही कहूंगा, संस्कृत नहीं सीख सकता। वो एक लंबा समय अभ्यास लगता है उस श्लोक को पढ़ने में। श्लोक तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ श्लोक हम लोग गूगल से, मैं जब करता हूँ कि कुछ श्लोक मैं गूगल से पूछ लेता हूँ कि इस श्लोक को कैसे पढ़ना है, तो मैंने उस श्लोक को टाइप किया या कॉपी पेस्ट किया और जाकर सर्च कर लिया, तो प्रोनाउंसिएशन मुझे समझ में आ जाता है। फिर भी पता चलता है कि आप अभ्यस्त संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, आपके पास फ्लो नहीं है उसका। तो उसका एक ही तरीका है। हालांकि अभी तक किसी की किताब में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने करीब 30 किताबों से ज्यादा रिकॉर्ड किया है, 30 से ज्यादा किताबें होंगी रिकॉर्ड, लेकिन संस्कृत इतनी कठिन मेरे पास आई नहीं। लेकिन अब जो किताब मैं कर रहा हूँ अभी, उसमें बहुत सारे श्लोक हैं, तो मैंने उसका सिर्फ एक ही ऑल्टरनेट निकाला है कि मेरे जैसी आवाज, मेरे जैसी स्थिरता जो मैं करता हूँ जिस तरीके से, वैसी कोई आवाज हो जो उसमें श्लोक को पैच कर दे, तो वो शायद मतलब जेल कर जाए उस चीज में। यही एक तरीका है उसका। और अगर कोशिश हो कि फिर वो जो भी परिजन जिसको उतनी अच्छी संस्कृत आती है, या तो वो किताब उसी को हैंडओवर की जाए ताकि वो बेहतर उसको निभा सके, आउटपुट बेहतर हो सके। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, हमारी बात करने के लिए। थैंक यू। बोलता हूँ, जी आपकी आवाज क्लियर। मैं हर्षद भाई बोलती हूँ भैया। हर्षद भाई जी 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 जी। मैं वीडियो और ऑडियो एडिटिंग करता हूँ। जी सर। ये सब परिजनों जो मेरे पास वीडियो ऑडियो भेजते हैं उसका मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी आपका भी एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, जीवन साधना का स्वर्णिम सूत्र। जी जी जी। वो वीडियो मैं बना रहा हूँ। अच्छा और सर। मुझे हमारे परिजनों के द्वारा किए गए ऑडियो में एक दिक्कत आती है, जो वो लोग घर में बैठ के बनाते हैं। जी। तो दीवार से टकरा के जो गेन आता है जी, वो हमारे यहाँ रिवर्ब बन जाता है हमारे ऑडियो में। तो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो उसका सॉल्यूशन होमली कम खर्चे में कैसे कर सकते हैं परिजन, वो जरा बताइए तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत
बहुत ही आसान सा टेक्निक है, बहुत ही इजी सी टेक्निक है। हम सबके घरों में रजाई, गद्दे, कंबल और सब कुछ है, गद्दियां, कुशन, ये सब कुछ है हमारे घर में। तो सबसे छोटा स्पेस आपके घर में जो भी हो, पहले तो कोशिश करिए रिकॉर्डिंग वहां हो। उसके बाद आप जहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके ठीक सामने, यानी ऑपोजिट ऑफ द माइक, आप कोई गद्दा रख लें, कोई गद्दी रख लें, आसपास कुशन लगा दें, आसपास रजाई, गद्दे, कंबल रख दें। अपने आप आपका स्टूडियो एकूस्टिक हो जाएगा। और वो जो आप कह रहे हैं टकरा कर जो गेन आता है, रिवर्ब आता है, वो नहीं आएगा। ये बहुत साल मैंने इस टेक्निक पे काम किया है। अच्छा भैया, अच्छा। ये भैया आपने रबर मैट लगाई है, क्या है साइड पर? ये पीछे जो आप देख रही हैं, ये आपको हाँ? बहुत आसानी से अमेज़न पे मिल जाएगा। मैं इसके लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा। ये क्या है क्या? ये मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। देखिए ये क्या है बेसिकली, ये देखिए पीसेस हैं, 2x2 के पीसेस हैं ये। हाँ और दिख रहा है। उसमें ये पिरामिडिक है, अंदर ये पिरामिड की तरह उभरे हुए हैं और रबड़ के हैं, फोम है एक्चुअली, फोम। इसको आप अगर अपने माइक के सामने लगाते हैं तो आपको रिवर्ब नहीं आएगा, ये एकूस्टिक बना देगा आपके स्पेस को। और ये बहुत कम खर्च में बहुत अच्छी चीज है। इसको सिंपल मैंने दीवार पे चिपकाया है बॉन्ड के साथ में, और ये मैंने अपना स्पेस क्रिएट कर लिया है। इसके अलावा जो आप ये देख रहे हैं, ये फोम है, सिंपल फोम है, ये 1.5 इंच का फोम है। ये पूरे वॉल पे लगाया हुआ है मैंने इस तरह से। अच्छा जी, अब ये हमारे तो दरवाजे ये पे भी। हाँ हाँ हाँ, तो देख रहे हैं आप और लोग? ये सही है, चारों तरफ लगा दिया आपने, वेरी गुड। और जो आपका मेन फेस रहता है उधर ये कर दिया आपने। मैं उस तरफ करके अपना रिकॉर्डिंग्स कर लेता हूँ। हाँ, और एक बात भैया, क्या दीवारों से वो से ज्यादा आता है, या वुडन फर्नीचर या स्टील फर्नीचर, ऐसा कुछ उसमें कोई मटेरियल में डिफरेंस रहता है क्या? कि अगर आप वुडन स्पेस में आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वुडन तो ऑब्वियसली अब्सॉर्ब करता है साउंड। सपोज के सामने वुडन फर्नीचर है सामना, तो उसके सामने टेबल पे ये रख के वो करे तो वो अच्छा रहेगा क्या? जी जी, इन कंपैरिजन टू वही बताते हैं। हाँ, जो वॉल है उससे बेहतर है कि वुडन हो तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज, ये देखिए मैंने नीचे क्या किया है, मैंने यहाँ पर चादर बिछा रखी है। हाँ, ये चादर है, इस कॉटन की चादर से मुझे फायदा ये होता है कि जो थोड़ा बहुत बचा कुचा जो रिवर्ब आना है वो भी नहीं आता, वो भी अब्सॉर्ब हो जाता है। कॉटन की चादर नीचे लगा के माइक रखता हूँ और तब रिकॉर्ड करता हूँ। तो पूरी तरह से कोशिश तक कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने जमीन पे देखिए मैट लगा रखा है। हाँ, मतलब कहीं पर भी सीमेंटिंग का वो नहीं रहना चाहिए आसपास में, कोशिश यही है ना करनी मेन, चाहिए, कोशिश वही करें हम। और दूसरा एक मेन क्वेश्चन था कि आप कहते हैं कि छोटे से छोटा एरिया ले, तो वो कितने बाय कितने फीट का रहना चाहिए छोटे से? क्योंकि मैंने कोशिश करी थी कि जैसे स्टोर रूम है हमारा स्टोर रूम सपोज कि होगा 6x7 का, ऐसा छोटा स्टोर रूम रहता है, तो वो उसमें तो फिर इको आता है। नहीं आएगा। तो देखिए ना, मेरा ये जहां पर मैं बैठा हूँ ये मेरा स्टोर रूम था, और इसको मैंने अच्छा, बनाया और ये बहुत कम खर्च में हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और तो आप इस छोटे से स्पेस में आराम से कर सकते। तो मिनिमम कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम? मिनिमम मैक्सिमम की कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जो मिनिमम हो, जैसे स्टोर रूम आपने एक एग्जांपल दिया, स्टोर रूम सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। आपके घर में अगर कोई छोटा सा स्टोर रूम है और जितना सामान है भरा रहने दीजिए, बस अपने लिए जगह लीजिए छोटी सी, कुछ भी सामान हटाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जी, तो हम आसपास एक ये आध, भी तो, हाँ, हम पीपल को ये भी तो बता सकते हैं कि 4-5 कुशन रख दिए, एक थप्पी बना दी कुशन की फ्री साइड पे, जहाँ पे बीच में वो मोबाइल रख रहे हैं, आगे पीछे 4-4 कुशन पीलो की बड़ी थप्पी कर दी, उसमें भी तो वो कर सकते हैं ना? देखिए लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था, जब मैं रेडियो में काम कर रहा था तो स्टूडियो सारे बंद थे हमारे। अब घर से करनी होती थी हमें, तो मैं यही करता था, मैं तीनों तरफ अपने सामने, तीनों तरफ हाँ, में 3 साइड था और 1-2 देता था और आराम से बैठ के रिकॉर्ड करता था। अब बढ़िया रिकॉर्ड होता है, नॉइज रिकॉर्ड होता है। वेरी गुड जी, थैंक यू भैया। धन्यवाद। भैया मुझे भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था
कि जैसे हम लोग, मैं पर्सनली, हम लोगों को जो बोला गया है कि वो लेक्सी ऑडियो के ऊपर आप लोगों को रिकॉर्ड करना है और विदाउट ईयरफोन्स, हेडफोन लगाए कुछ भी, वो डिवाइस को नहीं लगाएंगे तो ज्यादा आजू आसपास का जो आवाज है वो कैप्चर नहीं होगा। तो इस टाइप में इसको भी सेम सिचुएशन में रखना है या इसके लिए और कुछ व्यवस्था करनी है? यही जैसा सेम आपने बताया था कुशन वगैरह के बारे में, तो उससे इसमें, इस पर्टिकुलर में भी कुछ हेल्प होगा क्या? ये पूछना था भैया मुझे। एक बार सवाल फिर से दोहराइए। हम लोग जो लेक्सी ऑडियो का ये आता है ना रिकॉर्डिंग का डिवाइस, मतलब ऐप है ना जो इनबिल्ट मोबाइल के अंदर, सॉफ्टवेयर है। हाँ सॉफ्टवेयर, सॉरी। तो उससे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, जो हम लोगों को सूचना दी गई थी उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जी। और मैं तो पर्सनली ऐसा करती हूँ कि जितने भी दरवाजे खिड़कियां हैं सब बंद करके कर्टन्स लगा देती हूँ प्रॉपर, और उसके जी। बाद में ऑलमोस्ट रात में नियर अबाउट, क्योंकि मुंबई में आपको भी पता है सब कुछ ना कुछ आवाज कहीं ना कहीं से तो रात दिन आता ही रहता है। तो वो चीज को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है कि भाई कम से कम उसमें आवाज आसपास का रिकॉर्ड हो। आपने जो अभी जी। ये बताया ना कि भाई इस तरह से स्टूडियो जैसा या कुशंस लगा करके, तो ये कुशंस लगाना इस पर्टिकुलर हम लोगों के जो जिसमें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा क्या? लेक्सी ऑडियो में जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए? बिल्कुल, उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको ये। देखिए, कोई भी जी। सॉफ्टवेयर आप करते हैं, सॉफ्टवेयर आपको तभी सपोर्ट करेगा जब आप उसको एनवायरनमेंट देंगे। तो जब एनवायरनमेंट आप देंगे, भले वो हेलो, एनवायरनमेंट हो। जी। ठीक। हाँ जी, तो आप क्या कर, हाँ वो मीटिंग चल रही थी, वो रात को आती है ना मीटिंग, रिकॉर्डिंग से संबंधित मीटिंग चल। भैया सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, आप प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। मुझे सवाल किया है कि while working on lengthy book which may have multiple audio files across multiple day, what is your trick to keep your भाव constant? अच्छा, बिल्कुल सही सवाल है आपका। सवाल आपका बहुत सही है कि कैसे उस भाव को मेंटेन किया जाए। तो उसका तरीका ये होता है कि रिकॉर्डिंग से पहले एक बार थोड़ा सा उस किताब को, कुछ प्रीवियस थोड़ा सा उसको पहले आप 2-4 मिनट तक सुन लें। सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं परसों अगर मैंने ये रिकॉर्ड किया था तो किस भाव से रिकॉर्ड किया था और फर्दर कैसे कंटिन्यू करना है। तो वही है कि जैसे आप किताब को रिवाइज कर रहे हैं वैसे ही उस ऑडियो को भी थोड़ा सा कुछ पार्ट उस पिछले पैराग्राफ तक का रिवाइज एक बार कर लीजिए, तो आपको वो भाव उसी सेम पिच पे और पेस पर आप कंटिन्यू कर पाएंगे, जिस टेक्निक को मैं अपनाता हूँ। जी भैया एक बात ये होती है कि जैसे हम, आपने बोला कि 2-3 टाइम्स वो पेज पढ़ लो, जैसे मुझे 6-7 पेज करने हैं तो मैं सोचती हूँ कि वो पेजेस को हम एक बार बोल के बताएं, एक बार बोल ले, तो फिर हमारी स्पीच को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। पढ़े इंस्टेड ऑफ दैट हम 2 टाइम्स उसको रीडिंग कर लें, जैसे हमें रिकॉर्ड करना है उस वे में, तो विल इट बी, दैट विल बी बेटर और रीडिंग इज बेटर? उसके भी दो तरीके हैं। अगर बिल्कुल कोई फ्रेशर व्यक्ति है जो पहली बार या दूसरी बार या बिल्कुल नया व्यक्ति है, तो पहले वो किताब पढ़े, दूसरी बार वो किताब को पढ़ने, रिकॉर्ड करने के भाव से पढ़े और तीसरी बार रिकॉर्ड करे। आपको हो गया है, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस हो चुकी है, तो वो पहले ही भाव में रिकॉर्ड करने के भाव से पढ़ना शुरू कर दे। क्योंकि सेंटेंस ऐसे होते हैं कि एक सेंटेंस से तीसरा सेंटेंस तक जुड़ता चला जाता है, तो आप क्या होता है वहां अटक जाते हैं। तो वो तभी आएगा अभ्यास, तब उसका प्रैक्टिस तभी होगी जब आप हाँ, 1-2 बार। और सही है, और उनको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड पे हमें दबाव रख देना है, वेटेज देना है, किससे हमें गो थ्रू हो जाना है, क्या करना है, सेंटेंस का भाव क्या है, वो हमें पता चल जाएगा। मतलब रीडिंग, लाउडली रीडिंग इज नेसेसरी, आई थिंक। उससे आपको एक उससे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी मिलता है कि आपके कानों में भी उच्चारण आता है कि आप कहाँ फंस रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, कहाँ आप एक्चुअली नहीं बोल पा रहे हैं। तो फिर आप पहले से उसका होमवर्क करके फिर रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो होमवर्क करके जब रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत आसानी से और बड़ी स्पीड में काम होता है। इसीलिए मैं रीडिंग से, लाउडली रीडिंग में ज्यादा मानती हूँ कि आप लोग
लाउडली समझ में आता है कि कहाँ पे कॉमा आता है, कहाँ फुल स्टॉप आता है, कौन सा ये हमारा पंचुएशन में कौन से भाव लाने, तो वो रीडिंग पे ज्यादा सही भाव आता है। भैया जय गुरुदेव। मेरा एक क्वेश्चन था। मैं ना बेसमेंट में करती थी रिकॉर्डिंग, तो बेसमेंट थोड़ा बड़ा है, तो क्या कैन दैट इफेक्ट कि मैं यूएस से बोल रही हूँ, तो वहां ना क्लोजेट्स भी हैं वुडन, तो मेरे कपड़े टंगे हुए हैं क्लोजेट, वहां क्या कॉर्नर बना लूं एक, उससे बेटर रहेगा क्या रिकॉर्डिंग? डज इट मेक अ डिफरेंस? लॉकडाउन के दौरान मैंने जैसे आपको बताया मैंने एक्सपेरिमेंट किए, तो एक एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको बताया कि हमने रजाई और गद्दे और तकिए पिलोज लगा के कर लिया। एक एक्सपेरिमेंट मैंने और किया था, वो थी वुडन अलमीरा मिली। उसमें जितने कपड़े थे वो एज थे, बीच में छोटा सा स्पेस बनाया मैंने, और उस स्पेस में मैंने अपना माइक रखा, थोड़े से दरवाजों को हल्का सा क्लोज किया और वहां पर रिकॉर्ड किया, तो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग आती है। आप बहुत बढ़िया आएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हो जाएगा, साउंड आपको रिवर्ब नहीं करेगी, तो जब बाउंस नहीं करेगी बहुत बढ़िया आएगा। पंखे और एसी सब बंद करके करिए तो और अच्छा होगा, बेहतरीन। ठीक है भैया, थैंक यू। भैया एक कुछ और क्वेश्चन है जी। भैया आप मिनिमम कितने देर की रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब एक बार में वन सिटिंग में आप? कभी कभी 4-4 घंटे करता हूँ मैं। नहीं, कंटिन्यूअसली डू 4-4 घंटे? हाँ जी। We'll take a pause Pause with लेता one हूँ। recording and two recording. हाँ, तो वो वन रिकॉर्डिंग कितने मिनट की होती है आपकी? कभी कभी आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट चला जाता है मेरा। ओके ग्रेट, मतलब कंटिन्यूअसली आप 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो भैया इसमें जैसे कभी स्नीजिंग हुआ, कुछ ऐसा अलग हुआ, तो यू टेक अ पॉज? जी, पॉज लेता हूँ, फिर उसको मैं मार्क लगा देता हूँ वहां पर, उसको बाद में एडिट कर लेता हूँ। वो आता है, वो स्वाभाविक है, आता ही आता है। नहीं तो फिर पॉज लेते हैं आप, तो फिर एक सेंटेंस पहले से आप फिर से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं ऐसा, ताकि वो कंटिन्यूटी फ्लो पकड़ता है। ओके ओके, बिकॉज हम लोगों ने जैसे ऐसा एक मेंशन कर रखा है कि 15 मिनट की रिकॉर्डिंग आप करो मिनिमम, तो मतलब जैसे ऑडियोज बनते हैं नंबर ऑफ, तो हम लोग 15 मिनट हम लोगों ने रखा हुआ है स्टैंडर्ड। बट उसमें भी अगर पॉज होता है एंड देन फिर से करते, पॉज करके फिर से रिकॉर्ड करते, तो वो डिस्कनेक्शन से फील होता है एक, तो वो पार्ट मतलब आप एक लाइन पहले से करते तो वो कवर अप हो जाता होगा शायद। पहले से, कभी 4 लाइन पहले से, क्योंकि मुझे कभी लगता है कि अब ऐसा ना हो कि डिस्कनेक्ट फील हो, तो मैं कभी कभी 4 लाइन पहले भी ले लेता हूँ। डिपेंड करता है कि मैंने कैसे समझा है नेक्स्ट लाइन को। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, बड़ा सरप्राइजिंग, मेरे साथ कुछ कहानियों में ऐसा भी होता है कि मैं अगले शब्द से उठा लेता हूँ नया शब्द, नया वाक्य, तो और बीच में जो गैप है उसको हटा देता हूँ, तो वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो एक ही फ्लो में पूरा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, वही कहावत है कि जितना आप अभ्यास करें, वो करत करत अभ्यास जड़मति हो, सुजान वाली कहावत बिल्कुल सत्य है। वो अपने आप आपको आप सेंस बताता जाएगा कि यहाँ गलत है, यहाँ सही है, यहाँ ये होना चाहिए था। और पॉजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। तो भैया पॉजेस ये कंटिन्यूअस आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपकी वॉइस में चेंज नहीं आता? शुरू में करते हैं तो अच्छी निकलती है, फिर बार बार कंटिन्यूअस बोलने में वो तो धीरे धीरे बदल जाती है आवाज, तो फिर कैसे हम कंटिन्यूअस करें? और भैया थकान महसूस होती है, थकान थोड़ी सी महसूस होती है ना कई बार। थोड़ा सा साथ साथ जैसे मैं करता हूँ, थोड़ा गुनगुना पानी पीता चलता हूँ साथ साथ, थोड़ा थोड़ा, तो सिप ले लिया गुनगुने पानी का। जैसे गर्मियों में तो साधारण नॉर्मल पानी पीता रहता हूँ बीच बीच में, तो गला क्या है कि वो उसको लुब्रिकेंट मिलता रहता है, तो वो फ्लो बना रहता है। भैया उसी में गला सूख जाता है। प्रणाम भैया। जैसे आपने बताया माइक्रोफोन का, वो बड़ा वाला माइक्रोफोन बताया, वैसे मोबाइल के लिए कोई माइक्रोफोन है अच्छा वाला? मोबाइल के लिए
देखिए बोया के माइक्स आते हैं, बोया BOYA, बोया के माइक्स बहुत अच्छे आते हैं, 700-800 रुपए में बहुत आ जाते हैं। और सिंपल वो विद कॉर्ड होते हैं, आपने सब बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। वो लैपल माइक है बेसिकली, यहाँ कॉलर माइक है, तो उसमें रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी आती है। उसमें 3 या 4 सेल्स लगते हैं, बड़े वाले सेल्स, जैसे हम घड़ियों में लगाते हैं, फ्लैट वाले सेल्स, वो आप उसमें लगाते हैं और सिंपल प्लग एंड प्ले है, तो उससे भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा भैया। और इसके अलावा एक डिवाइस मैं और आपको सजेस्ट करूंगा, सोनी का फ्लैश रिकॉर्डर आता है, वो करीब मेरे ख्याल से 4-5 हजार रुपए का वो प्रोडक्ट है, इतना ही बड़ा होता है वो, मेरे पास था कुछ टाइम पहले तक। वो इतना बड़ा प्रोडक्ट होता है, आप फ्लैश रिकॉर्डर अमेजोन पे देखेंगे तो आपको तमाम मिल जाएंगे, उनसे बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स होती है, बहुत प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग्स आती हैं उससे, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी का बहुत लंबा बजट नहीं है तो हल्के छोटे बजट में भी वो बहुत अच्छा है वो फ्लैश रिकॉर्डर। उसकी एक सेटिंग्स यहाँ पर आपको पता चल जाएंगी, एक बार उसका आप गाइड पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसको भी इस तरह से आप रख के आप रिकॉर्ड करेंगे या एक निर्धारित जगह पर आप रिकॉर्ड करके चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिलेगी उससे। और उसमें भी ऑप्शन आता है ऊपर वो लगाने का, सॉक्स लगाने का ऑप्शन आता है ऊपर, आप ब्लफ लगाने के लिए, ब्लफ से बचाने के लिए आप उसमें सॉक्स लगा सकते हैं ऊपर। जी कोई और प्रश्न? सोनी फ्लैश रिकॉर्डर बोया, BOYA, बोया नहीं BOYA, बोया माइक्रोफोन। बोया बहुत पॉपुलर कंपनी है, बोया आप टाइप करेंगे अमेजोन पे या गूगल पे तो आपको भैया बहुत आपने जो जो डिवाइसेस बोले हैं उनकी एक लिस्ट दे सकते हैं चैट बॉक्स में, या आलोक भैया को दे सकते हैं? हाँ मैं एक जगह दे दूंगा, आपको दे दूंगा तो आपको सबको मिल जाएगा, वो साझा हो हाँ जाएगा। जिसको लेना है तो। भैया आई नो आप भी बहुत बिजी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इतने सारे टिप्स दिए हैं और उन टिप्स को अगर हम सब फॉलो करके एक एक रिकॉर्डिंग बना के 5-5 मिनट की अगर भेजें आलोक भैया को, और फिर उसमें से आलोक भैया और अनुराग जी सेलेक्ट करके कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको भेज दें, तो बेस्ड ऑन दोज रिकॉर्डिंग्स जो आपके सजेशन है अगर वो रिकॉर्ड करके हमें और दे दें, तो हर जो भी रिकॉर्ड करना चाहता है उनको एक और छोटा सा अपलिफ्ट और ट्रेनिंग मिल जाएगा कि हम यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो बताया उसको फॉलो करके हम रिकॉर्ड करके भेजेंगे, फिर भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम आज डिस्कस नहीं कर पाए या जो बहुत सारी चीजें हम खुद नहीं पकड़ पाते हैं अपनी आवाज में, उनके लिए हमारे को एक थोड़ा सा और गाइडेंस मिल जाएगी। जरूर आप भेजिए। हाँ मतलब इसमें भैया ये भी एड ऑन करेंगे कि वी ऑल्सो नो कि हम लोगों को, जैसे हम सब लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, में से कुछ लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ लोग उसको सुनते हैं, कुछ लोग उसको प्रूफ करते हैं, ऐसा इम्प्रूव इन द सेंस कि मतलब हम लोग समझते हैं कि क्या सही है इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है नॉल। तो हम लोग का एम ये कि क्वालिटी बहुत बहुत बेस्ट हो जाए, जैसे आपकी रिकॉर्डिंग से एक लेवल पे आए हम लोग, तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हम और एक रिकॉर्डिंग सुन के हमें और क्या क्या उसमें निकालना है, मतलब और कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अगर आप जैसे सुनीता दीदी ने बोला कि अगर आप ऐसे हेल्प करते हैं 1-2 रिकॉर्डिंग में, तो हम लोगों को समझ में आएगा कि ये पॉइंट्स इसमें हम लोग कर सकते हैं। बस एक आपसे सबसे निवेदन है, जो भी रिकॉर्डिंग आप भेजेंगे उसकी मुझे हार्ड मतलब सॉफ्ट कॉपी जरूर चाहिए, मतलब लिखित में कि क्या आपने बोला है, मैं उसको देख कर एक बार उसके भाव समझ लूं, और फिर आपने किस भाव से रिकॉर्ड किया वो साथ में मुझे जरूर इमेज जरूर अटैच करके दीजिएगा। जी भैया, ये हम लोगों को आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मतलब हम आपको रिकॉर्ड करके भेजें एंड देयर आफ्टर आप सुन करके और फिर उसमें हम लोगों को गाइड करिएगा कि कैसा रहना चाहिए, किस तरह से। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया का टाइम और वो देखते हुए हम लोग ये सोचें कि बहुत लंबी रिकॉर्डिंग नहीं भेजनी है, सिर्फ 5 मिनट मैक्सिमम की भेजें, और जो भी पुस्तक की रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं उसकी पुस्तक का फोटो लेके या स्क्रीन का फोटो लेकर वो साथ में अटैच करें, जिससे उन्हें पता चले कि कौन सी पुस्तक रीड करी गई है। और हम डायरेक्टली भैया को ना भेजें, आलोक भैया अनुभा दीदी की टीम को ही भेजें, जिससे वो लोग आगे भेज सके। नहीं तो हर कोई भैया को भेजेगा, ऑलरेडी वो
जितना गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि डायरेक्ट उनको भेजने में परेशानी करके हम लोग दीदी आलोक भैया आप एक टीम बना लें जहाँ पर लोग ड्रॉप कर सकते हैं, तो वहां पर से आप दीदी अपन इसका एक प्रोसेस कर लेंगे और इसका एक अपन ऑफलाइन डिस्कशन करके प्रोसेस करके फिर भैया से कनेक्ट करेंगे इस बारे में, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ, तो दीदी ये वाला अभी आप चाहे अभी अनाउंस कर दें चाहे बाद में कर दें कि जो भी लोग इस मीटिंग में हैं और जो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो ही लोग 5 मिनट का रिकॉर्ड करके भेजें। बहुत से लोग ऑडिटिंग करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो हेल्प भी हमको चाहिए। तो वो 5 मिनट का पुस्तक के पेज के साथ रिकॉर्ड करके ही शेयर करेंगे, ताकि जो लोग दूसरे कार्य कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हमारा उनका सहयोग है, उसके लिए धन्यवाद। आलोक भैया आपको कुछ कहना हो या जी 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 राहुल भैया, एक और चीज आपसे पूछनी थी, और जो कि अभी सुनीता दीदी, अनुपा दीदी और अनुप्रिया दीदी ने बोला, तो भैया आप जब चेकिंग करते हैं, लेट से आप अगर कोई ऑडियो सुनेंगे भले 4-5 मिनट का, तो आप कौन से पैरामीटर लेते हैं? मतलब जब आप बोलते हैं कि हाँ ये रिकॉर्डिंग जो है ये पूर्णतः मतलब बिल्कुल उम्दा क्वालिटी की है, तो वो कौन से टॉप 5 या टॉप 7 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आप चेकिंग करते हैं या करेंगे, और खासतौर से गुरुदेव के साहित्य के ऊपर? लेट से सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है भाव। रिकॉर्डिंग कैसी भी हुई हो इससे मतलब नहीं है, वो भाव अगर आपके दिल तक पहुंच रहे हो तो वो चाहे 8000 के माइक से हो या 2000 के माइक से हो, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर हाँ, इसका कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ता है कि अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी है तो लिसनरशिप ज्यादा होगी, लोग ज्यादा उसको सुनेंगे। अगर खरखराहट है या नॉइज है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आदमी या तो स्किप करने की कोशिश करेगा या उसको बोझिल लगने लगेगा। तो मेरा मानना है कि मेरा मापदंड ये है कि सबसे पहले तो आवाज स्पष्ट हो, उसमें ठहराव हो, किस सिचुएशन और किस माइक्रोफोन से उसको रिकॉर्ड किया गया है, इसके साथ साथ फिर उसके भाव कैसे हैं, उस पूरे कथन में जो कहा गया है वो क्या मुझ तक पहुंच रहा है, उसमें जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो रिलेशन है उन शब्दों का आपस में जो कनेक्ट है वो कितना पहुंचा। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो मैं सुनूंगा और सुन के उसके बाद में ये बता पाऊंगा आपको, बताने की कोशिश कर पाऊंगा आपको कि ये कितना सही हुआ है, कितना और इम्प्रूवमेंट इसमें संभावना है, गुंजाइश। बिल्कुल भैया सही। रिकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया होती है, साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, और जब चेकिंग करते हैं तो ऐसे लगता है कि न्यूज रीडर पढ़ रहे हो ना, उसमें वो गुरुदेव वाले वो भाव नहीं आते। मेन वही चीज लगती है कि जैसे मुझे कहना है, मुझे पढ़ने के लिए दिया है, मुझे पढ़ के सुनाना है, बस मेन चीज वही हो जाती है। जो आपकी बुक में, आपके पेजेस में इतना भाव होता है कि अगले पेजेस सुनने को मन करता है, टाइम नहीं है फिर भी नहीं सुन लेते। वो हमारे रिकॉर्डिंग में मेन चाहिए हमें। तो सबसे महत्वपूर्ण भाव है, सबसे महत्वपूर्ण। जी भैया। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। मुझे एक बात बोलनी थी कि जब हम जो बुक ऑडिट कर रहे हैं उसमें जो शीर्षक बोला जाता है उसके बाद जो रीडिंग करना शुरू करते हैं तो उसमें कितना गैप होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए? एक थोड़ा सा आप एक हेडिंग के साथ एक लाइन अगर बोल के बता दें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक है, पता ही नहीं चलता कि हेडिंग बोली गई, अब शुरू कर रहे हैं पढ़ना। बस यही पूछना था। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ इसका। मैं कुछ थोड़ी सी लाइंस पहले पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं हेडिंग पढ़ूंगा और उसके बाद फिर वापस अपने लाइंस पर आऊंगा। यह परंपरा आज भी जीवित जागृत किए जाने की आवश्यकता है। अपना उदाहरण प्रस्तुत करते ही दूसरों को आदर्शवादिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब मैंने यहाँ कम से कम 3 से 4 सेकंड का पॉज लिया है। प्रयोग का शुभारंभ और विस्तार। इस तथ्य को युग निर्माण मिशन के संस्थापक पूज्य आचार्य जी ने अपनाते हुए नव सृजन का श्री गणेश किया। आप मेरी बात समझी? 3-4 सेकंड पहले और कम से कम 3-4 सेकंड बाद
के बीच का जो पार्ट है वो आपका शीर्षक है, और शीर्षक का जो पेस होगा वो अलग होगा। मैं जो भी पढ़ रहा था कि अपना उदाहरण प्रस्तुत करते ही दूसरों को आदर्शवादिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रयोग का शुभारंभ और विस्तार। ब्रेक लिया, फिर आया नेक्स्ट लाइन। इस तथ्य को युग निर्माण, अब देखिए दोनों शब्दों के, दोनों जो सेंटेंसेस हैं उनके बीच में जो मैंने पॉज लेकर और उसको एम्फसाइज किया, उस पर स्ट्रेस दिया, तो जो ऑडियो इंजीनियर है, जो ऑडिटर बैठा है, जो ऑडियो एडिट कर रहा है, ये उसकी भी एक जिम्मेदारी बनेगी कि उसमें बीच में स्पेस को मेंटेन करे। और अगर आप मान लीजिए उसके नीचे पैकेज कर रहे हैं, उसको उसके नीचे म्यूजिक लगा रहे हैं, तो शीर्षक और जो नेक्स्ट लाइन है उसके बीच में एक ऐसा म्यूजिक फिल करें जिससे कि वो स्पष्ट सुनने में आ जाए कि ये दोनों के बीच का ये शीर्षक आया, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है या नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। ये है। इसका हम टोन भी थोड़ा बदल सकते हैं भैया, नहीं आपने जैसे अपने बदला। जी भैया, जैसा भैया आपने बोला है वसीयत और विरासत जो दी गई हम लोगों को, उसके उस पे तो एक भी ऑडियो खरा नहीं उतरा अभी तक। मतलब एक भी ऑडियो को एक नहीं कह सकते हम लोग, एक भी ऑडियो बुक को कि परफेक्ट है और हाँ ये आगे भेज दी जाए। तो भैया बहुत मुश्किल काम है। अब नहीं, मुश्किल नहीं है। ठीक है भैया। दीदी कुछ ऑडियो आए हैं दीदी, अच्छे हैं। थोड़ी माइनर मिस्टेक्स आई है, पर बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी भी है, स्पीकिंग में भी बहुत अच्छा गैप है, हेडिंग भी सेपरेटली भाव से बोले गए हैं। थोड़ी माइनर मिस्टेक्स हुई है, मेरे पास 2-3 बुक आई है उसमें, तो मैं भी अपने परिजनों का एफर्ट बहुत अप्रिशिएट करूंगी। जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो भैया मैं एक चीज इससे पहले, भैया देखिए हम लोग के पास तो बहुत प्रश्न होंगे है ना, और हैं भी, लेकिन आप थोड़ा अपने समय के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि अभी 1.25 घंटा हो गया है और हम सबको मालूम है कि आपके लिए लेट भी हो रहा है, तो आप एक बार बता दीजिए, और अगर आपके पास अभी समय है तो हम लोग अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास आगे समय है तो हम लोग फिर से करेंगे, क्योंकि प्रश्न तो बहुत है भैया हम सब लोग के पास। मुझे लगता है कि आज के सेशन से जितनी चीजें हमने एक दूसरे से बात करी हैं, जो भी तजुर्बे एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, मुझे लगता है पहले इस पे हम 1-2 दिन काम करें और उसके बाद फिर इस पर एक बार आते हैं, और मुझे यकीन है कि बदलाव अपने आप आपको समझ में आएगा। मुझे भी ऐसे लगता है भैया कि 5-6 जो आपको अगर आप 7 परिजनों के ऑडियोज मिल जाएं, और अगर आप नेक्स्ट वीक तक उनको अगर टाइम लगा के थोड़े से उसमें से सजेशंस निकाल सकें और जो हम लोगों को मिल सकते हैं, तो फिर उसके बाद एक मीटिंग और रख के आप बाय एग्जाम्पल भी वो ऑडियोज को हम लेकर बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इफ दैट इज पॉसिबल। मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलिए श्रुति दीदी। जी, एक्चुअली मैं अभी एक ऑडिटिंग कर रही हूँ, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि बुक्स में जब रिकॉर्डिंग होती है तो कभी कभी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, तो जो एक परफेक्ट स्पीड मेंटेन होनी चाहिए वो देखने में नहीं आती, तो वो सुनने में प्रोनाउंसिएशन, रिकॉर्डिंग, आवाज, आप जो भी बोलो वो सब परफेक्ट होता है, बट जो स्पीड होनी चाहिए ना, कि मतलब जैसे 10 मिनट में खत्म करना है, उस हिसाब से वो रीडिंग होती है, तो ये सुनने में थोड़ा मतलब मुझे परफेक्ट नहीं लगता, तो ये रिकॉर्डिंग में ध्यान रखना चाहिए। ऐसा आप अगर जो भी लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको ये बताए तो ठीक रहेगा। वो दीदी कभी हाँ वो दीदी है ना, हम जब रिकॉर्डिंग की ट्रेनिंग लेना उसी टाइम हमको बता, जैसे हम 15 मिनट का उनको देते हैं टाइम कि 15 मिनट में ऑडियो बनाओ, तो जो पीछे अगर चैप्टर खत्म होने में, टॉपिक खत्म होने में 1-8 पेज बाकी होता है ना, कि अब 2 पेज में मैं खत्म कर दूं या 1 पेज में खत्म कर दूं, तो वो गाड़ी भगाते हैं कि नहीं मैं खत्म कर देती हूँ। तो ये हमें खास ट्रेनिंग में उनको देना पड़ेगा कि ऐसा मत करिए आप। जी, लेकिन वो सुनने में ठीक नहीं लगता, वो जो स्पीड कभी बढ़ जाती है कभी स्लो हो जाती है, तो वो जो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए वो नहीं लगती है नहीं। हाँ तो पेजेस कम कर दे, ऐसा नहीं कर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इस पे,
इस पर एक काम थोड़ा सा करना होगा। पहले उसकी एक रफ रिकॉर्डिंग करनी होगी। रफ इन द सेंस कि किसी भी पैरामीटर का ध्यान नहीं देना है, सिर्फ भाव का ध्यान देना है और अपनी पेस का ध्यान देना है। एक बार पहले आपने 15 मिनट की मान लीजिए रिकॉर्डिंग करनी है, तो पहले उस 15 मिनट को पहले इत्मीनान से किसी भी साधारण स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आपको पहले टाइम लेंथ पता चल जाएगी। बहुत शुरू के दिनों में कई साल पहले ऐसा मैं किया करता था। अब जैसे मैं रेडियो में बोलता हूँ, तो रेडियो में क्या होता है कि रेडियो में हर रेडियो चैनल एक बाध्य समय आपको बांधता है, उस निश्चित समय में बांधता है कि 1 मिनट 28 सेकंड में आपको बोल जाना है या आपको 45 सेकंड में अपनी बात कह जानी है। तो अब 45 सेकंड में या 1 मिनट 28 सेकंड में आप सारी बात कैसे कह सकते हैं? वो जब तक होमवर्क नहीं होगा उस चीज पर कि मुझे कितनी स्पीड से शुरू से मेंटेन रखनी है वो स्पीड, तभी वो अंत तक आते आते 15 मिनट आपके कंप्लीट हो पाएंगे। तो ये 1-2 बार ऐसा अपने जितने भी आपके परिजन हैं जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको ये मैसेज जरूर दीजिए कि पहले इसकी एक रफ रिकॉर्डिंग जरूर करें, बाकायदा इसको बोलें और जिस भाव से बोल रहे हैं उसी भाव से रफ रिकॉर्ड करें। ये बात का ध्यान ना दें कि नॉइज आ रही है कि नहीं आ रही, इससे मतलब नहीं। तो जब उनको टाइम लेंथ पता चल जाएगी और उसके बाद जब वो फाइनल रिकॉर्डिंग में बैठेंगे माइक के सामने, तो वो एकदम परफेक्ट स्पीड आएगी। और कोशिश करें कि वो 15 मिनट का जो ट्रैक है वो 15 मिनट एक बार में एक सेशन में कंप्लीट करें, उसको अगले दिन के लिए 7 मिनट के बाद ना टालें। तो वो पूरी 15 मिनट की रिकॉर्डिंग एकदम सही समय पर निश्चित समय के अंदर आएगी, उसी टाइम फ्रेम में आएगी। ये भैया हमारे जो कंटेंट रिकॉर्डर होते हैं ना, उनको पता है कि हमें 4 मिनट से 4.5 मिनट में करना है, तो वो पहले विदाउट टेकिंग मतलब ये सब बैकग्राउंड नॉइज, ये कोई भी मिस्टेक नहीं देखते हैं। पहला रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारी 4.5 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस बना के तैयार करते हैं और एक टोन में पूरा तैयार करते हैं। ये कंटेंट वाली टीम करती है ऐसा। नहीं, लेकिन जैसा श्रुति जी ने बताया, जो कंप्लेन उनकी तरफ से है कि पहले तो आप एक अलग स्पीड में जा रहे हैं, फिर आपको खत्म करना है, तो आपने निपटाने वाली बात ये बुक रिकॉर्डिंग टीम ये नहीं करती, सही बात है, पर ये कंटेंट वाली टीम ये करती है प्रैक्टिस। ये उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि इसको अभ्यास में लेकर आए, इस तरह की प्रैक्टिस करें ताकि वो धीरे धीरे, और एक समय के बाद जब वो प्रैक्टिस हो जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये 5 पेज 15 मिनट में हो जाएंगे और इतनी देर में मैं रिकॉर्ड कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो हो जाएगा रिकॉर्ड। प्रणाम भैया। भैया आप थोड़ा चेंज कर रहे हैं, वो 15 मिनट की बजाय चैप्टर वाइज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि परिजन को पता है कि चाहे कितना भी समय लगे, ये 5 है या 7 पेज है, यही रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें अब उनका ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि खत्म होने वाला है तो चलो फटाफट कर दे। अभी तो उन्हें मालूम है कि नई कंटेंट करना है, ना इससे ज्यादा भागना है ना इससे कम भागना है। तो आई थिंक इसमें थोड़ा ठहराव आएगा। मगर श्रुति दीदी ने बहुत अच्छा पॉइंट पिक करा है यहाँ पर, और साधना दीदी ने भी बहुत अच्छा बताया कि जो छोटा रिकॉर्डिंग होता है ना 4 मिनट का, उसमें भी लोगों को भागने की नहीं लगती है, मगर ये 15 मिनट में कई बार लग जाता है कि भागे। तो आई थिंक अब अध्याय से हम चल रहे हैं कि हर चैप्टर एक बार एक रिकॉर्डिंग में आएगा, तो दैट वे आई थिंक इट विल इम्प्रूव लिटिल बिट, बट लेट्स सी। करते करते सजेशन सीखते सीखते ही लोग बढ़ेंगे आगे। और ये तो गुरु कार्य है, इसमें तो हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना ही है। दीदी पहले की रिकॉर्डिंग में क्या था, हमें रिकॉर्ड करना है, अभी हम दूसरे फेज में गए, हमें परफेक्ट देना है, जो भी बनना है परफेक्टनेस बनना है अब। इसीलिए अब सब अलर्ट होंगे और उसके अकॉर्डिंगली करेंगे कि नहीं, राहुल भैया जैसे करते हैं वैसे ही हमें उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली ही करना है। तो सब अब ठान लेंगे, गुरुदेव से संकल्पित होंगे कि नहीं हम करेंगे। दीदी उसके लिए हमें राहुल भैया को समय भी देना होगा, हमने राहुल भैया का बहुत समय ले लिया है। थैंक यू वेरी मच राहुल भैया। हम लोग फिर से राहुल भैया जो है, अब आपका और समय ना लेते हुए ना हम लोग थोड़ा समापन की तरफ जाते हैं। आपके लिए भी काफी रात्रि हो गई है, वहां से सुरेश भैया संतोष भैया भी हैं, है ना। और भैया अब आपके
सुविधा अनुसार, संतोष भैया, सुरेश भैया के सुविधा अनुसार आप लोग अगर एक और समय बता दें अगले कुछ दिनों में, और उससे पहले हम सब लोग ये जितने भी पॉइंट्स आपने बोले, हम लोग के पास अब इसकी रिकॉर्डिंग भी है, तो जो परिजन जुड़ पाए हैं वो तो बढ़िया है, और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनसे भी सारी रिकॉर्डिंग शेयर होगी। और रिकॉर्डिंग शेयर करने के बाद भैया जैसा आपने बोला, हम सब लोग इस पे पूरे अच्छे तरीके से मनन करेंगे, इसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे, और फिर आपको फिर से थोड़ा तंग करने का मौका निकालेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने तजुर्बे को, अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, तो निश्चित तौर पर ये मेरा सौभाग्य होगा। जी जी भैया। तो संतोष भैया, सुरेश भैया, आपको कुछ बोलना है क्या? ये हम लोग समापन की तरफ बढ़े। तो राहुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया, बहुत ही आपका बहुत उपकार है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं हम सब लोग को शायद ये लगा है भैया, ये आपके मुख से ना परम पूज्य गुरुजी से डायरेक्टली हम सब लोग को ना पॉइंटर्स मिल रहे हैं। मैंने देखा है कि हाँ, ऑडियो बुक रिकॉर्ड करने की बहुत चाहत है, सब लोग को करने का बहुत मन है, तो और इतने क्लियर, इतने सुंदर, इतने प्रैक्टिकल पॉइंटर्स आपने आज दिए हैं, जिससे बहुत से हम सबकी बहुत सी चीजें आज सॉल्व हुई हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका इतना समय देने के लिए। और संतोष भैया, सुरेश भैया, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने भैया से कनेक्ट करवाया और आप सब लोग ने समय निकाला, और बाकी जितने भी परिजन यहाँ पे आए हैं, आप सब लोग का भी दीदी और भैया बहुत बहुत आभार कि आप लोग ने इतना समय निकाला भैया को सुनने के लिए और ये सारी चीजें ग्रहण करने के लिए। तो वेरी वेरी हेल्पफुल भैया, वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू राहुल भैया, आपने वाकई में बहुत अच्छा हम लोगों को एक्सप्लेन किया है, और कोशिश रहेगी जो भी सैंपल हम लोग आपके पास भेजेंगे तो उसमें है ना, हम लोगों को और गाइड कर दीजिएगा, तो हम लोग भी उतना निखार लाने की कोशिश करेंगे। हो तो नहीं पाएगा लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भैया। माइंड बहुत क्लियर हो गया, काफी हद तक चेंजेस लाएंगे। आई थिंक आज के सेशन का इफेक्ट हम लोग को नेक्स्ट रिकॉर्ड भैया, वो आपका बहुत बड़ा इनकरेजमेंट और बहुत बड़ा आपका धन्यवाद। बढ़िया। संतोष भैया, सुरेश भैया, आप बोलना चाहेंगे क्या? नहीं ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सुरेश भैया, राहुल भैया, सारे प्रणाम, दीदी भैया बहुत बहुत प्रणाम। जाने से पहले दीदी और भैया शांति पाठ कर लें क्या आप में से कोई भी? इनफैक्ट राहुल भैया, हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप अगर शांति पाठ कर लें तो ये मीटिंग अपन लोग एंड करते हैं। आप या कोई भी परिजन? आप करिए, मुझे तो नहीं पता है, मुझे सच में नहीं पता है, मुझे आप प्लीज बताइए। मैं कर देती हूँ भैया। ठीक है। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। राहुल भैया, वो डिवाइसेस की लिस्ट जरूर आप भेज दें प्लीज। प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी, प्रणाम राहुल भैया, सबको जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, बहुत अच्छा आपने आज गाइडेंस किया है, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम भैया, बहुत सारी बातें क्लियर हो गई भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भैया, दीदी मैं मीटिंग हम लोग एंड कर लेते हैं, है ना? और ठीक है, मैं संतोष भैया मीटिंग भैया जय गुरुदेव। एक मीटिंग और अगर आप छोटी सी कभी भी रखना चाहें, या आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज दें, जिसमें कि मतलब जरूरी नहीं है कि सब लोग ज्वाइन कर सके। आज काफी लोगों ने ज्वाइन किया, 35-40 ने,
जी जी तो आप रिकॉर्ड करके या अनुभा दीदी भेज दें कि आपको जो राहुल भैया के लिए रिकॉर्डिंग करके भेजनी है वो हाँ कितने मिनट की हो और हाँ कैसे उसकी फोटो पिक्चर की लेकर भेजनी जी है। जी आप कहें तो मैं एक आपको सैंपल मैं बना के भेज जी सकती जी हूँ जी जो बिल्कुल आप बिल्कुल दीदी। फॉरवर्ड कर दें सब जगह, तो जिससे कि बिल्कुल जैसे राहुल भैया ने बोला है ना कि हम्म वो लिटरेचर भी मेरे सामने हो और हम्म आवाज भी मेरे सामने हो, जी और फिर वो आप सब में सर्कुलेट कर सकते हैं कि इस तरह से रिकॉर्डिंग करनी है जो हम हाँ राहुल भैया से उनका फीडबैक लेकर और हम अपना इम्प्रूव और कर सकते हैं। जी जी तो जी जैसे आपको ठीक लगे अनुभा दीदी, और आप बता दीजिएगा अगर यू वांट मी टू डू इट आई नहीं कैन नहीं डू आप इट। ही करिए दीदी, दीदी आप ही कीजिए। मैं बस एक वो फॉर्म बना दूंगा जहाँ पे सबमिट कर जाएंगे, जहाँ पे अपन लोग को दिख जाएगा कि सबमिट हो गया है ना। आप ही हाँ, वो और उसमें सिलेक्ट करके और आप उसमें भेज भैया दीजिए। सिर्फ बुक का नाम डाल दीजिए, अभी आप कोड मत डालिए क्योंकि ठीक है भैया डालना चाहे तो कोड भी डाल दीजिए, जी क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हम सिर्फ ये कलेक्ट कर रहे हैं कि राहुल हाँ भैया के फीडबैक के लिए, है ना। जी जी तो जी वो जी पुस्तक और है ना उसका है, तो हाँ वो आप ठीक। जैसे ठीक लगे आपको कर लीजिए। सॉरी आई शुड नॉट से दैट, नहीं जैसे नहीं आपको दीदी ठीक बिल्कुल लगे कर बिल्कुल। लीजिए, पर आप एक फॉर्म बना दें तो वो सभी सारी रिकॉर्डिंग एक ही जगह कलेक्ट हो जाए। जी 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 दीदी मैं बना के आपको भेज देता हूँ, और आप फिर मतलब जहाँ पे भी मैं आपको रिकॉर्ड करके लगता है। उसी में सबमिट हाँ कर दूंगी तो वो आप टेस्ट भी हो आप जाएगा। हाँ, और बाकी परिजनों को भी आप बोल सकते हैं तो वो लोग वहीं पे रिकॉर्ड करके मतलब हाँ भैया, उसमें सबमिट एक करेंगे। इमेज का भी बना दीजिएगा, इमेज का भी बना एडिंग दूंगा। द इमेज एंड हाँ एडिंग द साउंड, ठीक है ऑडियो ठीक है फाइल का अपलोड एंड इमेज का भी अपलोड हो। ठीक है दीदी डन। एंड दीदी इसमें एक ही मतलब एक ही वो रखें क्या सबके लिए, ताकि वो कंपैरेटिव हो जाए, या फिर आप बोल रहे हैं अलग अलग करें? नहीं, आई थिंक एक ही जगह पे सबको सबमिट करने दें, तो उससे हमें एक तो ये हाँ भी होगा कि परिजन भी चटके आ जाएंगे कि ये हाँ परिजन की तो ऑलरेडी हाँ आवाज बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर जी है, और जी जी जो बहुत सारे परिजन हैं जो कि पीछे हाँ छूट गए हैं हाँ वो भी अगर शामिल होना चाहें तो शामिल हो जाएं, क्योंकि ठीक हो सकता है जब हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारे हाँ परिजनों को छोड़ दिया हो हमने जो हाँ कि कर सकते हैं अच्छी जी रिकॉर्डिंग, जी जी तो वो सबका भी आ जाएगा। और तीसरा ये है कि राहुल भैया को भी एक ही जगह आप से शेयर कर देंगे कि जी भैया जी ये फाइल है और ये इमेज है, अब आप जब उनका अपना टाइम होगा वो देख लेंगे, जरूरी नहीं है कि मीटिंग में ही हर एक को देखें। जब ठीक उनके पास 5 मिनट होगा तो हर 5 मिनट की रिकॉर्डिंग को ही कैन गिव द फीडबैक ऑन दैट। जी ठीक है दीदी ठीक है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी सहूलियत हो जाएगी, हमारे सबके लिए भी सहूलियत हो जाएगी, हम्म हमारी पूरी टीम के लिए एक ही जगह। ये दीज आर हम्म नॉट रिकॉर्डिंग, दीज आर जस्ट द ट्रायल फॉर हम्म सजेशन की हाउ इट कैन बी इम्प्रूव। ठीक है दिस इज बिल्कुल नोवेयर बिल्कुल फाइनल रिकॉर्डिंग ना, तो वो ठीक है मगर अपनी तरफ से हमको सबको ऐसे रिकॉर्ड करनी है कि जैसे हम हाँ, फाइनल कर रहे हैं। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ जी ठीक। जी ठीक है दीदी, चलिए प्रणाम ठीक है, आपको सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम और प्रणाम। संतोष भैया सुरेश भैया आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच, आपने सेशन पूरा पूरा करवाया। और सभी परिजन जो इसमें आए, सुनीता दीदी, जमुना दीदी, आरती दीदी, भावना दीदी, कला दीदी, प्रिया दीदी, राहुल भैया, अनुभा दीदी, सबको बहुत बहुत प्रणाम। दीदी फिर मैं जी भैया मीटिंग आपको ये भी प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी बहुत को अच्छा लगा आज मीटिंग अटेंड करके, बहुत हाँ अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल प्रणाम बहुत भैया, सारी बहुत बातें बहुत क्लियर बहुत हुई भैया। थैंक्स। हाँ और इसको कंटिन्यू आलोक भैया रखेंगे दीदी। बहुत बहुत हाँ आपका आभार। हाँ हाँ नहीं सही नहीं है, आप बहुत अच्छा हो जाएगा। आलोक ठीक है भैया, अनुभा दीदी, आपका आभार टू ऑर्गेनाइज दिस, और संतोष भैया और राहुल भैया और सुरेश भैया, आई थिंक 3 जने जो हाँ ज्वाइन करे, आप जी लोगों का भी बहुत बहुत आभार हम लोगों को बहुत गाइड बहुत करने आभार के लिए। सभी के लिए। यस चलिए ठीक है दीदी, मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे, प्रणाम भैया। है ना, और फिर से जी मिलते हैं। प्रणाम, जय प्रणाम गुरुदेव। भैया सभी को। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव।